खुशामदीद, वेलकम आप लोगों को आज के सेशन में। तो आज का कल का हमारा सेशन था लाइब्रेरी साइंस पे, लाइब्रेरी साइंस का इंट्रोडक्शन। जी, कोई बता सकता है कि लाइब्रेरी साइंस क्या है? यहाँ चैट बॉक्स में लिख के शाबाश बताएं जरा, ताकि हम आगे चलें। एनीवन? Information related books and sciences. Library science is the field of study that teaches how to manage books and other information. जी सद्दाम हुसैन। Library science is knowledge how to handle material related to library. Good. Information about library. अच्छा, नो बायस भी लाइब्रेरी की तारीफ है, रजिया फजल ने की है। Library science is the field of study that teaches how to manage books and other information, particularly through collecting, preserving, organizing books and other materials in libraries. G. Good. Material master fields that teaches how they handle material in the library. G. How to collect information and how to handle them. चले माशाल्लाह। तो लाइब्रेरी साइंस जो है ये साइंस भी है, आर्ट भी है, और ये लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं उसके बारे में हमें आगाही देता है कि कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करने हैं, कैसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कैसे उनको मैनेज करना है, और कैसे अपने यूजर्स को हमने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये पूनम कुमारी, हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, हाउ टू हैंडल देम। गुड जी, तो ये लाइब्रेरी साइंस है। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हैं लाइब्रेरी के कितने सेक्शन होते हैं? लाइब्रेरी के कितने सेक्शन होते हैं एक आम लाइब्रेरी में? जी वेरी गुड, जल्दी जल्दी बेटे, जल्दी जल्दी। 8। चलें, अब जरा आप 1 बाय 1 के नाम लिखते जाएं सारे, 1 बाय 1। 5 है, अच्छा 8 है, रजिया नजीर ने 8 कहा सेक्शन। जी जी, पहले का नाम लिखें, पहला कौन सा है? कलेक्शन जी, प्रॉपर नाम बताएं बेटे। जी शाबाश। रेफरेंस, स्पेशल कलेक्शन, रेफरेंस, मल्टीमीडिया। जी, लाइब्रेरी डिवाइड इनटू 10 सेक्शन: सर्कुलेशन सेक्शन, एक्विजिशन सेक्शन, क्लासिफिकेशन सेक्शन, कैटलॉग सेक्शन, रेडिकल सेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, स्टैक एरिया। सद्दाम हुसैन, ये आपने ना बेटे लिखा तो आपने ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था वैसे नहीं लिखा। ये अपना उससे नेट से नहीं, आप वैसे अपने तौर पर करें। नेट से आप जो है वो वहां से आप जो है सर्च करके आप नहीं लिखेंगे। मैं आपकी थिंकिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ, इसके पीछे एक मेरा अपना जो है वो एक ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसलिए आप नेट से कोई सर्च नहीं करेगा बेटे, कोई बात नहीं, गलत होगा तो नो प्रॉब्लम। एक्विजिशन, जी एक्विजिशन सेक्शन है, वेरी गुड, पहला सेक्शन। दूसरा, एक्विजिशन के बाद दूसरा सेक्शन कौन सा आता है? यहाँ लिखते जाए, मैं जब पूछूंगा तो फिर लिखते जाए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी, सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? लिखें जरा, सबसे पहला लाइब्रेरी में सबसे पहला सेक्शन। ये कल मैंने बताया था, सबसे पहले सर्कुलेशन नहीं, सबसे पहला, शाबाश। जी बेटे, एक्विजिशन सेक्शन, तलत हुसैन ने ठीक लिखा, एक्विजिशन सेक्शन। दूसरा सेक्शन कौन सा है? दूसरा सेक्शन सेकंड टेक्निकल सेक्शन, इसरार अहमद लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा, वेरी गुड। और थर्ड सेक्शन, जी ये सद्दाम हुसैन ने लिख दिया, एक्विजिशन सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन, मल्टीमीडिया सेक्शन, स्पेशल कलेक्शन, बाइंडिंग सेक्शन। गुड, सद्दाम हुसैन ने ठीक लिखा है, वेरी गुड। जी
बिल्कुल ऐसे बेटे, यही सेक्शन है, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एक्विजिशन सेक्शन का काम क्या होता है? शाबाश। अनीता जावेद ने कहा आई मिस द लेक्चर ऑफ यस्टरडे, तो बेटे अब उसमें मेरा कोई कसूर नहीं जी। एक्विजिशन सेक्शन का काम टू इशू बुक्स, नॉट एट ऑल, एक्विजिशन सेक्शन का काम ये नहीं होता जी। कोई और बताए एक्विजिशन सेक्शन का क्या काम है? सेक्शन का नाम लिखना छोड़ दें, जो मैं क्वेश्चन करता हूँ बेटे उसका जवाब लिखें। ये रिसीव बुक्स, रिसीव बुक्स कहाँ से रिसीव करना, हाउ टू गेट बुक जी, शाबाश। नॉलेज ऑफ बुक लाइक ऑथर टाइटल अदर इंफॉर्मेशन, नहीं बेटे, एक्विजिशन सेक्शन का काम जी न्यू बुक्स, जी न्यू बुक्स हासिल करना, ठीक है। एक्वायर करना, एक्वायर, ACQURE, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना। इसका नाम ही है शोबा हसूल मवाद उर्दू में, को मटेरियल को, नए मटेरियल जो लाइब्रेरी के लिए मटेरियल है उस मटेरियल को हासिल करने को जो है एक्वायर करना कहता है। और एक्विजिशन सेक्शन जो है वो ये काम करता है, मटेरियल को सिलेक्ट करता है और फिर एक्वायर करता है। वो परचेज करें जी, शाबाश, वेरी गुड, इरशाद अहमद ने ठीक लिखा, परचेज भी होता है मटेरियल, रिसोर्सेज परचेज होते हैं, या किसी से गिफ्ट लें या किसी भी तरह एक्वायर करें, जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर में आपको 5505 में वो सारे तरीक़ेकार बता दिए जाएंगे। ये हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक्वायर न्यू बुक्स, ठीक है, ACQUIRE होता है, शाहीन आरिफ। चलें, और उसके बाद बेटे दूसरा सेक्शन है हमारा टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन का क्या काम होता है? शाबाश, टेक्निकल सेक्शन जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेक्निकल सेक्शन? गुड बेटे, गुड, जरा जल्दी जल्दी करें ताकि आगे हम चलें जी। टेक्निकल सेक्शन, शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, कैटलॉगिंग एंड कोडिंग जी। और एक और काम भी है, कैटलॉगिंग से पहले भी एक काम है जी, टू सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स। नहीं बच्चे, जो मैंने कल बताया था वो बताएं जी। क्लासिफिकेशन, गुड, शुएब ने ठीक लिखा। उसका काम पहला क्लासिफिकेशन है, दूसरा उसका काम कैटलॉगिंग है, और तीसरा उसका काम जो है स्पाइन चिट, जो है स्पाइन, जो बुक के स्पाइन पे होती है चिट, जिसके ऊपर कॉल नंबर होता है, जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन नंबर और आथर मार्क होता है उसको, और उस चिट के ऊपर जो है आमतौर पे एक्सेशन नंबर भी होता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी होता है। ये चार इंफॉर्मेशन होती है आमतौर पे, लेकिन कॉल नंबर होना बहुत जरूरी है। तो वो भी यही सेक्शन जो है वो डेवलप करके प्रिंट करके उसके ऊपर लगाता है। और ये आमतौर पे ये जो कॉल नंबर लगता है ये नीचे से जो है बुक की स्पाइन के नीचे से 1 इंच छोड़ के जगह ऊपर लगाया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड होता है इंटरनेशनली जी। ये टेक्निकल सेक्शन काम करता है। ये स्पाइन चेट वाला कल मैं शायद स्किप हो गया, आपको नहीं बता सका, तो चलें आज क्लियर हो गया। देखे ना, ये आपसे क्वेश्चन करने से, आपका फीडबैक लेने से कई चीजें जो स्किप हो जाती होती है वो भी आ जाती होती है। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल सेक्शन के बाद फिर कौन सा सेक्शन है? शाबाश, लिखें। एक्वायर को छोड़ें बेटे, अब मैं पिछली बात है उसको खत्म कर दें, नई बात पे आया करें जी। जी बच्चे, रेफरेंस सेक्शन। अच्छा, रेफरेंस सेक्शन का काम क्या होता है जी? रेफरेंस सेक्शन का, कैटलॉग कार्ड भी रेफरेंस सेक्शन उसमें टेक्निकल सेक्शन में ही बनते हैं जी। रेफरेंस सेक्शन का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स, बायोग्राफिकल बेटे, ऐसा मटेरियल जो हम लाइब्रेरी से इशू नहीं करते, जो रेफरेंस के तौर पे जो है हमारे यूजर्स जो हैं उसको यूज करते हैं, वहीं पे आके लाइब्रेरी में ही उनको दिया जाता है और वहीं पे अपनी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उनको हम रेफरेंस मटेरियल कहते होते हैं। और जो है टेक्निकल प्रोसेसिंग के बाद वो मटेरियल जो है क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और स्पाइन चेक लगाने के बाद वो मटेरियल जो रेफरेंस सेक्शन का है वो रेफरेंस सेक्शन में चला जाता है। बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडियाज, अल्बेनिक्स जिसको हम जंतरी कहते हैं, उसके बाद जो है अपना जी में रेफरेंस बेस पे इशू जी, रेफरेंस बेस पे इशू होता है। इशू नहीं होता, इशू नहीं होता बेटे, रेफरेंस सेक्शन का मटेरियल कभी भी इशू नहीं होता पूरी दुनिया में, ये जहन में रखें, कभी भी पूरी दुनिया में इशू नहीं होता रेफरेंस सेक्शन का मटेरियल, वो सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल के लिए होता है। और उसके बाद नहीं, जो किताबी शक्ल में है वो भी इशू नहीं होता, रेफरेंस सेक्शन का इशू नहीं होता, सर्कुलेशन सेक्शन, मैप्स जो है वो भी इशू नहीं होते, डायरेक्टरीज इशू नहीं होती, अल्बेनिक्स इशू नहीं होते जी। बिल्कुल ये इशू नहीं होते, शाबाश, ये वो मटेरियल है जो इशू नहीं होता। मैनुअल्स हैं वो इशू नहीं होते, मैनुअल्स हमारे पास ही होते हैं। ये क्या लिख दिया, ये देखा ना, ये फिर आपने नेट से सर्च करके लिखा। बेटे मैंने बताया कि नेट से आपने कोई चीज नहीं लेनी। सद्दाम हुसैन
बेटे नेट से कोई चीज नहीं लेनी। जब मैं आपको एक दफा बेटे बता देता हूँ तो आप जो है थोड़ा सा उसको फॉलो किया करें। नेट से कोई चीज नहीं लेनी। मैं आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ, आप अपनी जो है वो इल्म रोप झाड़ रहे हो। बेटे नेट से मैं खुद भी यहाँ करके मैं पेश कर सकता हूँ। आइंदा नेट से आपने कोई चीज डाउनलोड करके या नेट से आपने कॉपी करके इधर नहीं देनी, बस। ठीक है, आप यहाँ लिखें, जो मैं कहता हूँ बस 2 लफ्जों में लिख दें। मकसद मैं आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ जी। स्लाइड पे, स्लाइड पे आप तक करके लिखा बुक्स। नहीं बेटे, स्लाइड से भी आपने नहीं लेनी। आपने जो मैं आपसे पूछता हूँ आपने किसी जगह से देखनी नहीं है, आपने अपने तौर जो आपके जहन में है वो बतानी है। मैंने आपको अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया कि मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, और आप जो है वो ये यहाँ पे एक तासुर दे रहे हो कि मैं बहुत आलिम फाजिल हूँ। ऐसा नहीं बच्चे, आपने स्लाइड भी नहीं देखनी, आपने नोटबुक भी नहीं देखनी, आपने नेट से भी नहीं देना। जो आपके जहन में है वो आपने यहाँ लिखना है। मेरी बात समझ गए? नेक्स्ट, फॉलो मी जी। उसके बाद दूसरा सेक्शन आ गया हमारे पास, सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन का क्या काम होता है? सर्कुलेशन सेक्शन का जी, सर्कुलेशन सेक्शन, रिटर्न डॉक्यूमेंट। रिटर्न से पहले भी तो कोई होता है बच्चे, इशू एंड रिटर्न। गुड, मूरम कुमारी, इशू एंड रिटर्न ऑफ मटेरियल, सही हो गया। मटेरियल इशू करते हैं, बुक्स इशू करते हैं, और रिटर्न भी करता है। यही सेक्शन जो है रेफरेंस सर्कुलेशन सेक्शन। और उसके बाद हमने कौन सा सेक्शन जो है हमने डिस्कस किया था? हाँ जी, सर्कुलेशन सेक्शन ही जो है वो यूजर्स को कार्ड जो है उनके मेंबरशिप कार्ड इशू करता है। सर्कुलेशन सेक्शन ही इशू करता है मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल फातिमा निसार, आपने बिल्कुल सही लिखा। अच्छा, उसके बाद सेक्शन कौन सा आ जाता है हमारा? जी, मल्टीमीडिया सेक्शन। चलें, मल्टीमीडिया है, उससे पहले मैंने बताया था आपको पीरियोडिकल सेक्शन। ये पीरियोडिकल सेक्शन का क्या काम है? इसमें कौन कौन सा मटेरियल होता है पीरियोडिकल सेक्शन में? न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड सो ऑन। ये भी इशू नहीं होते, ये भी वहीं पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा आ गया मल्टीमीडिया सेक्शन। मल्टीमीडिया सेक्शन में क्या होता है? मल्टीमीडिया सेक्शन में जी बिल्कुल ठीक, रिसाला आजाद, डाइजेस्ट, ठीक है। मल्टी बारकोड का, बारकोड और चीज है, बारकोड का इधर नहीं। ये ऑडियो विजुअल मटेरियल होता है, ठीक है। MP4, CDC, DVD, ओके, वेल गुड। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है, मैगजीन्स होते हैं, CD, DVD होती है, गुड। मैगजीन नहीं होते इसमें, मैगजीन तो प्रैक्टिकल सेक्शन में होते हैं। CD, DVDs होती हैं, टीवी हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, स्लाइड प्रोजेक्टर हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन है, एंड सो ऑन। ये सारे जो है ये हमारे मल्टीमीडिया सेक्शन का हिस्सा है। मेन डिजिटल चीज जी, डिजिटल चीजें, बिल्कुल ठीक है, डिजिटल, बिल्कुल ठीक। गैर किताबी शक्ल का मवाद नहीं बेटे, गैर किताबी नहीं आप कह सकते। किताब जो है, बुक तो अब इलेक्ट्रॉनिक में भी बुक ही है, उसको बुक ही कहते हैं। गैर किताबी मवाद और चीज है जी। MP4, DVD जी, न्यूज़पेपर, प्रोजेक्टर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा होता है स्पेशल कलेक्शन सेक्शन। उसमें क्या होता है स्पेशल कलेक्शन सेक्शन में? शेयर लाइब्रेरी विद अदर इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी नहीं, स्पेशल कलेक्शन सेक्शन ये काम नहीं करता। सद्दाम हुसैन, आपने सही नहीं लिखा जी। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जी, रिकॉर्ड्स, स्पेशल मटेरियल, हैंड रिटन बुक्स होती है, बिल्कुल सही।
जी सर प्लीज अगर ऐसा नहीं यार कौन है सर, प्लीज अगर वो प्रेजेंटेशन मुझे भेज दें। जी कौन सी प्रेजेंटेशन अरीबा आप मांग रहे हैं? अरीबा डाउनलोड पावर पॉइंट देन पीपीटी फाइल ओपन होगी। जी अच्छा अच्छा जी पीपीटी ओडीपी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल्स प्ले स्टोर से ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जी बेटे क्या आप मुझे सिस्टर नॉट वरी। जी सर सर कल वाली प्रेजेंटेशन तो बेटे मैं ऐसे है कि मेरी बात सुने सारे बच्चे बच्चियां, आपकी जो चीज मिस होगी ना बेटे, आप आखिरी दिन सारे नोट कीजिएगा। आखिरी दिन आप मुझे बताते जाएंगे तो मैं उसको अपलोड करता जाऊंगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर मैं दूसरी अपलोड कर लूंगा। इस तरह जो है ना वो रोजाना किसी ना किसी की मिस होती है। तो जो जो बच्चे आपकी मिस होगी, मैं 6 दिनों की जो प्रेजेंटेशन है वो मैं 1 बाय 1 अपलोड करता जाऊंगा आखिरी दिन। ये भी ज्यादा बेहतर नहीं? आप भी परेशान नहीं होंगे, मैं भी नहीं होगा, आपने याद दिलवाना है बस। तो आखिरी दिन हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है? परेशान नहीं आपने होना, आपको मटेरियल मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया? चलें, आप बिल्कुल इस मामले में आप बिल्कुल परेशान आपने नहीं होना, मटेरियल भी मिलेगा और चीजें आपको समझा भी देंगे। और दरमियान में अगर कोई हमारा टाइम बन गया, बच गया टाइम, तो आज भी वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलें, ये भी याद आ गया, मैं इसको डाउनलोड पे लगा दूं, ये आप सब लोग डाउनलोड कर लें। चलें जी, आज के दिन के लिए थोड़ी सी इंटरप्शन रहेगी, वो फोन बार बार आ रहे हैं, तो मैं बहरहाल कोशिश तो करता हूँ कि बेटे को साथ बिठाया वो अटेंड कर ले, लेकिन कोई जरूरी फोन होता है जो मुझे करना पड़ते हैं, तो इसलिए आज जरा थोड़ा सा आप लोग जो है वो माइंड नहीं करेंगे। तो चलें जी, आज हम जो है अपना शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। आज हमारी प्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन साइंस एवोल्यूशन। आज 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन साइंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब चैप्टर्स को आपने सामने नहीं रखना, इंशाल्लाह जितना मेरा 6 दिन पूरे होंगे तो 6 दिन में पूरा सिलेबस आपका हर चीज कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने ये नहीं देखना टॉपिक कोई रह तो नहीं गया, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आज हमारा है इंफॉर्मेशन साइंस एवोल्यूशन, कि इंफॉर्मेशन साइंस का इनकलाब कैसे आया, और फिर लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस का आपस में क्या ताल्लुक है, रिलेशनशिप ऑफ लाइब्रेरी साइंस विद इंफॉर्मेशन साइंस। ये हैंड रेज ना करें, जरा थोड़ा सा ख्याल करें। ये देखें, ये रियाजुल हक कौन, रियाजुल हक कहाँ है? रियाजुल हक, रियाजुल हक आपको मेरी आवाज आ रही है? रियाजुल हक आपको आवाज आ रही मेरी? जी रियाजुल हक रोज ही जो है ये हैंड रेज करते हैं। जी सर, तो बेटे ये आप हैंड रेज आपका बार बार हो रहा है, या आपसे गलती से क्लिक हो रहा है, या कोई बच्चा आपके साथ बैठा है वो कर रहा है, तो जरा ख्याल करें बेटे। बार बार जो है रेज हैंड होता है तो फिर थोड़ा सा मसला बनता है। जी हाँ जी, जी रियाजुल हक और नकीबुल्ला लिख रहे हैं, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। नहीं सर, नेटवर्क का मसला है। अच्छा, नेटवर्क का मसला बेटे सिर्फ आपका ही आ रहा है, चले कोई ये बात नहीं, ओके। तो ख्याल करें, मेरे ख्याल कुछ शायद ना कोई गलती से आपका वो क्लिक हो रहा है। इसका यहाँ ये हाल है, लाइब्रेरी में भी लोग तंग होंगे नहीं नकीबुल्ला, ये आपकी पर्सनल बेटे हैं, तो आप ये कहाँ, रियाजुल हक कहाँ के रहने वाले हैं? रियाजुल हक कहाँ के रहने वाले बेटे? यहाँ पे कोई कमेंट आप ऐसा ना बेटे पास करें। मैं बहुत दूर से, वो बहुत दूर से, कोई शहर का नाम भी तो बताओ। जी तमरगरा, अच्छा तमरगरा ये अपना केपीके में है या शुमाली इलाका जात में है? सर आज वाली प्रेजेंटेशन भी मैंने अभी डाउनलोड की, बट वो भी ओपन नहीं हो रही। बच्चे अरीबा अगर ओपन नहीं हो रही तो बेटे आपके सिस्टम में कोई कसूर है, नुक्स है, वो आप चेक करवाएं। ये ओपन ना होने वाला इशू है ही नहीं। सवात में है सर तमिगरा, चलें जी सवात में, ओके बच्चे, ओके ओके जी केपीके में चलें। ओके बस अब आप टाइप बंद करें सारे लोग, एमएस पावर पॉइंट डाउनलोड करो। जी सद्दाम हुसैन ने आपको हिंट दिया है अरीबा के आप एमएस पावर पॉइंट जो है वो डाउनलोड करें, तो उसके बाद जो है, नहीं पावर पॉइंट तो उसमें होगी ना बच्चे, जब इन्होंने उसमें अपना एमएस ऑफिस किया है तो एमएस ऑफिस में तो पावर पॉइंट होनी चाहिए, होगी। पावर पॉइंट इंस्टॉल बेटे अलग से करने की जरूरत मेरे ख्याल नहीं होती अगर इन्होंने एमएस ऑफिस जो है इंस्टॉल किया है, तो बेटे एमएस ऑफिस दोबारा इंस्टॉल कर लें।
आप अरीबा, आप MS ऑफिस जो है वो अपना अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। अगर आप खुद कर सकते हैं ठीक, नहीं तो किसी और से करवा लें, तो फिर ये खुल जाएगी इंशाल्लाह। सर जी कई दफा नहीं होती, नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी। मोबाइल के लिए भी MS ऑफिस एप्लीकेशन होती है, जिनका ना हो वो डाउनलोड कर दें जी। ओके सर, थैंक यू। लेटेस्ट वर्जन चले, ओके जी, बस छोड़े आप, उनको बता दिया हमने, वो खुद अब करेंगी, किसी को चेक करवा लेंगे। हाँ अब चले बेटे, अब हम शुरू करते हैं अपना जो है। अब कोई बच्चा बच्ची जो है यहाँ इसमें चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा उस वक्त तक जब तक मैंने उसे कहूँ। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वेल डन, मुझे खुशी हुई है कि आप लोग जो है वो साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप में से सब बच्चे जो है अच्छे नंबरों से ना सिर्फ पास होंगे बल्कि अच्छी जगह पे आप एडजस्ट भी होंगे। इस तरह मेरा साथ आप दीजिएगा, वेल डन, बहुत अच्छे। तो आपने, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आपने ना प्रेजेंटेशन देखनी है ना आपने नेट से देखना है, आपने खुद अपने तौर पे जो आपके जहन में है वो आपने जवाब देना है। उसका ये फायदा होगा कि आपकी साथ साथ तैयारी होगी, गलत भी होगा तो कोई ऐसी बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके जी, बस अब छोड़ें, अब देखते हैं जी ओरिजिन इंफॉर्मेशन साइंस जी। लैब्रिनशिप का पहले जो देखते हैं, फिर इंफॉर्मेशन साइंस का ओरिजिन देखते हैं जी। लैब्रिनशिप ओरिजिनेटेड in the ancient times to preserve the written records of knowledge and became a professional academic in 19th century। जी, लैब्रिनशिप का आपको पता है कि दरिया और फरात के किनारे जो तहजीब थी, जिसको हम कहते हैं ये फिर रियाजुल हक का हो गया जी। सुमेरियन, बिबलोनियन और जो है वो असीरियन तहजीब। तो सुमेरियन ने जो है लैब्रिनशिप की इब्तिदा की, और फिर 19वीं सदी में 19वीं सदी में ये बाकायदा जो है एकेडमिक डिसिप्लिन जो है, प्रोफेशनल एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे लैब्रिनशिप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। रियाजुल्लाह, कोई मसला है, ये बार बार आ रहा है और आपका जो है वो हैंड इस पे स्लाइड पे आ जाता है, मेरे लिए भी परेशानी है, ये फिर आ रहा है, इशू है आपके उसमें, फिर आ गया। देखिए यार उजैर, उमैर, इन इनके में बड़ा कर चले जी जी। ये फिर बार बार आ रहा है और मेरे लिए ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, मुझे बार बार इसको, रियाजुल हक को बार बार जो है लोअर हैंड करना पड़ता है, वो फिर आ जाता है, तो वो पढ़ा नहीं जा रहा। भाई नेटवर्क हम सबका ओके है, आप अपना नेटवर्क सिम आपके इलाके में जो अच्छी सिग्नल दे है नहीं, ये कोई मेरे ख्याल इनका रियाजुल हक का ना, या तो कोई टैब जो है वो दबा हुआ है, वो बार बार फिर आ जाता है, कोई ऐसा इशू है या सेंसर इसका कोई खराब है। तो रियाजुल हक आप किस पे ले रहे हैं, लैपटॉप पे ले रहे हैं या आप जो है मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास? रियाजुल हक आप किस पे क्लास ले रहे हैं जी? मोबाइल पे।
तो बेटे आप लैपटॉप पे लें ना, अब आप माशाल्लाह सारे बड़े हो गए, अब लैपटॉप यूज किया करो। चलें जी, विद द सिग्निफिकेंट प्रोलिफरेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इनोवेशन इन 20th century, considerable interest had grown in the theoretical and practical aspects of how to organize it and improve access to paradigms. The documents, research reports, proceeding, microphone, etc. जी, अब फिर आ गया, वो कहते हैं कि जैसे ही इंफॉर्मेशन जो है साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वो वसी पैमाने पे पैदा होना शुरू हुई, तो उसके बाद 20th सेंचुरी में ये जरूरत महसूस हुई कि उनको कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे जो है पीरियोडिकल तक एक्सेस दी जाए, एक्सेस इंप्रूव की जाए, डॉक्यूमेंट्स को कैसे हासिल किया जाए, रिसर्च रिपोर्ट्स तक कैसे रसाई हासिल की जाए, प्रोसीडिंग्स तक कैसे रसाई हासिल की जाए, माइक्रोफिल्म्स तक कैसे रसाई हासिल की जाए, और फिर उसके बाद पैकेज इंफॉर्मेशन कैरियर फॉर एग्जांपल बुक। जी, अब लफ्ज ना बुक की जगह इंफॉर्मेशन पैकेज लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन पैकेज जो है इसको कैसे जो है हासिल किया जाए और हासिल करने के बाद उसको कैसे फिर जो है मैनेज किया जाए। तो ये एक मसला जो है ये 20th सेंचुरी में ये मसला सामने आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम ट्रेडिशनल लाइब्रेरियनशिप। अब ऐसा भी हुआ, वाज फार लेस इंपॉर्टेंट देन लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि इससे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रिंट शेप में थी, इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी जो थी वो हार्ड शेप में थी, लेकिन 20th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो आ गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेप में, डिजिटल शेप में। तो फिर ये मसला पैदा हुआ कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरियनशिप से हट के हम इसको कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज करें और कैसे इसको हम हासिल करें। तो फिर उसका जो कंसेप्ट इंफॉर्मेशन साइंस का सामने आया। अब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंटलिज्म, डॉक्यूमेंटेशन व्हिच डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग, एटसेट्रा, फाइलिंग, ट्रांसलेटिंग। जी, अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स 1946, a need was felt to mechanize the existing way of information handling। जी, कहते हैं कि दूसरी, रियाजुल हक तारक बहुत तंग कर रहे हैं। रियाजुल हक बेटे, कल आप कोई इंतजाम अपना करें, या तो आप जो है वो मोबाइल चेंज करें या मोबाइल किसको दिखाएं, कुछ सेंसर इसका खराब है जो बार बार आपका हैंड रेज कर रहा है, या मेरे लिए वो बार बार प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, ज्यादा टाइम इसी पे ही वेस्ट हो रहा है हमारा। या फिर आप जो है लैपटॉप यूज करें, कल से आप बी केयरफुल बेटे। जी, तो दूसरी जंग अजीम के बाद 1946 में जैसे ही कंप्यूटर आए, तो उसके बाद जरूरत महसूस हुई कि हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या डॉक्यूमेंटेशन का नया तरीक़ाकार कैसे जो है हम वो वज़ा करें। जी, उसके बाद जो है तो ये मैंने एक चेंज किया, एक और भी चेंज कर लें। जी, there was also increased specialization which made communication and the exchange of information between disciplines very difficult। नहीं, तो इस चीज ने जो है कम्युनिकेशन को और जो है डिसिप्लिन के दरमियान जो है मटेरियल्स को एक्सचेंज करने को एक काफी मुश्किल बना दिया। एज ए रिजल्ट द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द लेट 60s। तो फिर जो है लेट 60s में 1960 के अशरे में, लेट 60s में जो है वो फिर इंफॉर्मेशन साइंस का कंसेप्ट सामने आया। जी, आप लोग प्लीज सर्कल लेक्चर सुन ले, मैसेज पे मैसेज। ये बच्चे मैसेज अब कोई नहीं करेगा, मैंने पहले ही मना किया कि मैसेज कोई ना करे मेरा बेटा। ये रियाजुल हक की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रहा है। रियाजुल हक क्या करें आपका यार। जी, अब जरा आते हैं हम, ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमने लिया कि इंफॉर्मेशन साइंस कैसे है। पहले थी लाइब्रेरी, कन्वेंशनल लाइब्रेरी। तो कन्वेंशनल लाइब्रेरी में हमारे पास मटेरियल जो होता था वो होता था हार्ड शेप में बुक्स थी, जर्नल्स थे, उसके बाद हमारे पास जो है डाइजेस्ट थे, उसके बाद हमारे पास न्यूज़पेपर्स थे, अखबार थे और बाकी चीजें थी हमारे पास जो है ये भी, वो सारा हमारा प्रिंट शेप में था। रेफरेंस मटेरियल था, सर्कुलेशन वाला मटेरियल था, डाइजेस्ट थे एंड सो ऑन। रिसर्च से रिलेटेड बुक्स थी, हमारी जो है टेक्स्ट बुक्स थी, वो सारी हार्ड शेप में थी। उनको जो है वो लाइब्रेरी शेप ने 18वीं सदी में इसको बाकायदा डिसिप्लिन की शक्ल दी गई और फिर एकेडमिक डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लगा। कोर्सेज शुरू हो गए, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज और फिर उसके बाद जो है एमफिल और पीएचडी तक कोर्सेज शुरू हो गए। अब उसके बाद जो है 20वीं सदी में जब कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर आने के बाद जो है इंफॉर्मेशन हमारी जो पैकेज चेंज हो गया। पहले इंफॉर्मेशन पैकेज हमारा हार्ड शेप में था, बुक की शेप में था।
अब वो जो है हमारे आ गया इलेक्ट्रॉनिक शेप में। अब इलेक्ट्रॉनिक शेप में इंफॉर्मेशन पैकेज आने के बाद फिर जरूरत महसूस हुई कि अब इसको कैसे, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कैसे किया जाए। तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए दूसरे डिसिप्लिन के साथ, ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होती, मुख्तलिफ डिसिप्लिन से रिलेटेड होती है। और फिर इंफॉर्मेशन पैकेज के चेंज होने से एक इनकलाब आ गया। तो उसके लिए फिर जो है एक कंसेप्ट आया और उसका नाम था इंफॉर्मेशन साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस को जो है जब इसमें इंफॉर्मेशन साइंस को शामिल किया गया तो फिर इस सब्जेक्ट का नाम जो है बन गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब लाइब्रेरी क्या है? A collection or group of collections of books and or other print or non-print materials organized and maintained for use, reading, consultation, study, research, etc. जी ODLIS, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ने लाइब्रेरी की तारीफ ये की है कि एक कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ बुक्स जी एंड और अदर प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल्स जी, कलेक्शन ऑफ बुक और जो है प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल के जो ऑर्गेनाइज किया गया हो और मेंटेन किया गया हो, किसके लिए? रीडिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए, स्टडी के लिए और रिसर्च के लिए, ये लाइब्रेरी है। अब जरा लाइब्रेरी साइंस क्या है? द प्रोफेशनल नॉलेज एंड तो ये द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स with which recorded information is selected, acquired, organized, stored, maintained, retrieved and disseminated to meet the needs of a specific clientele। जी, हमारे जो है जो हमारे क्लाइंटल है, जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन को जो है, ये प्रोफेशनल नॉलेज है, पेशावर तालीम है। और पेशावर तालीम किस चीज़ की है? जो हमारे यूजर्स को नॉलेज चाहिए, जो हमारे यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको सिलेक्ट करना, फिर सिलेक्ट करने के बाद उनको हासिल करना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर किसी जगह पे उसको रखना, डिस्प्ले करना, फिर उसको बाकायदा मेंटेन रखना और ज़रूरत के वक्त उसको वापस हासिल करना और फिर लोगों को मुहैया करना। जो इसके बारे में सारी हमारे जो है ये नॉलेज हमें रहनुमाई देता है, हमें स्किल सिखाता है, हमें तालीम देता है, उसको हम लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। Usually taught at a professional library school, qualified to grant the postgraduate degree of MLS or MLIS, synonymous with librarianship in USA। जी, अब जो है वो कहते हैं कि लाइब्रेरी स्कूल्स हैं, लाइब्रेरी साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको लाइब्रेरी स्कूल्स कहते हैं। तो बाकायदा वो डिपार्टमेंट्स या लाइब्रेरी स्कूल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट तक की तालीम देते हैं और जिस डिग्री का नाम, जो पहली डिग्री है उसका नाम MLS है या MLIS है और USA में इसको लाइब्रेरियनशिप कहते हैं। MLS सिनोनिम है MLIS और MLS जो है ये उसका सिनोनिम है लाइब्रेरियनशिप का। तो आप भी उसी MLIS की डिग्री के लिए यहाँ पे आप एडमिट हुए जी। उसके बाद अब इंफॉर्मेशन क्या है? Information and data presented readily comprehensible form to which meaning has been attributed within the context of its use. More concretely, all the facts, conclusions, ideas, and creative works of the human intellect and imagination that have been communicated in any form। जी, information कहते हैं वो है कि वो किसी भी फॉर्म में, डाटा किसी भी फॉर्म में पेश किया जाए, किसी भी फॉर्म में, वो बुक की शेप में हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक शेप में हो सकता है, वो हमारे पास इमेज की शेप में हो सकता है, वो हमारे पास कोई जो है ऑडियो शेप में हो सकता है, वो हमारे पास वीडियो शेप में हो सकता है, वो हमारे पास जो है वो फिल्म की शेप में हो सकता है। किसी भी शेप में जो है वो डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करने को, लोगों तक पहुंचाने को, वो हम उसको कहते हैं वो डाटा है हमारे पास। ये इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? जी, पहले हमने लाइब्रेरी देखा, लाइब्रेरी साइंस देखा, अब इंफॉर्मेशन देखा, इंफॉर्मेशन साइंस देखा। जी, इंफॉर्मेशन साइंस जो है द सिस्टमैटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सोर्सेज। जी, सिस्टमैटिक स्टडी और एनालिसिस, पहले सिस्टमैटिक स्टडी करना और फिर उसके बाद एनालिसिस करना। जी, नकीबुल्लाह आप क्या लिख रहे हैं बेटे? मैंने बताया कि आप लोग जो है चैट बॉक्स यूज ना करें, बहुत जरूरी हो तो आप उसमें लिखें। अगर कोई आपका है मसला तो आप लिखें जल्दी से। सर बुक्स को कैसे कलेक्ट करते हैं? जी, नकीबुल्लाह बस बस अब आप नहीं लिखेंगे बेटे। बुक को कलेक्ट करने, मैंने आपको बताया कि ये एक पूरा सब्जेक्ट है आपका कलेक्शन डेवलपमेंट, और वो कलेक्शन डेवलपमेंट जो है वो सेकंड सेमेस्टर में 5505 सब्जेक्ट है, उसमें पूरा यही हम बताते हैं। मैं शाम को जो है वो क्लास पढ़ाता हूँ, शाम को 4:15 से 6:15 बजे उसकी क्लास, और उसमें अगर आप ज्वाइन हो सकते हैं तो उसमें ज्वाइन हो जाएं। वो 6 दिन यही हम पढ़ाएंगे, कैसे उसको जो है अपना आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर मटेरियल को कलेक्ट करना है, अपना सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको कलेक्ट कैसे करना है, वो सारे तरीके उसमें बताएंगे। तो यहाँ वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम हट जाएंगे अपनी जो है उससे। यहाँ हम इनिशियल लेवल की, बुनियादी लेवल की, फाउंडेशन लेवल की चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
हाई लेवल की चीजें बाद में सेकंड सेमेस्टर में आएगी। ओके, चले जी। अब बचे, अब इंफॉर्मेशन साइंस क्या है कि द सिस्टमैटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज की सिस्टमैटिक स्टडी, वो सोर्सेज जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं हमारे, उनकी एनालिसिस है, सिस्टमैटिक स्टडी है, और उनको डेवलप करना, कैसे उनको बढ़ाना है, कैसे उनको हासिल करना है, अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना है, फिर उनको कलेक्ट करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उनको लोगों की जरूरत के मुताबिक उनको देना है, और फिर वक्तन फक्तन उसकी एवेल्युएशन भी करनी है कि ये हमारे यूजर्स की डिमांड के मुताबिक है कि नहीं, और हमारे यूज की डिमांड पूरी कर रहे हैं कि नहीं, और फिर उसको यूज करवाना। और फिर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन चाहे किसी भी शेप में हो, all its forms including the channels and technology used in its communication। जी, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ने इसकी डेफिनेशन ये की है, द सिस्टमैटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सोर्सेज, development, collection, organization, dissemination, evaluation, use and management of information in all its formats, including the channels and technology used in its communication। जी, channels जो यूज होते हैं, तो आगे हम इंशाल्लाह जो है मेरे ख्याल थर्ड सेमेस्टर में चैनल्स वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, और टेक्नोलॉजी कैसे यूज करता है लाइब्रेरी में। और उसके बाद है इंफॉर्मेशन साइंस, दूसरी डेफिनेशन जी विश्वनाथन ने 1987 में की कि इंफॉर्मेशन साइंस इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स गवर्निंग द ट्रांसफर और कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड थॉट नॉलेज फ्रॉम वन ह्यूमन माइंड टू एन अदर एंड अल्टीमेटली टू सोसाइटी। जी, अब वो कहता है, देखें ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि इंफॉर्मेशन साइंस क्या है, ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के साथ जो है वो इसका ताल्लुक है। कौन सी प्रिंसिपल और टेक्निक्स वो क्या काम करती हैं, वो गवर्न करती हैं, वो रहनुमाई करती हैं, वो इसको जो है इंफॉर्मेशन जो है उसका कम्युनिकेशन पर ट्रांसफर या कम्युनिकेशन के लिए रहनुमाई करती हैं। कैसे? नॉलेज की, और नॉलेज कहाँ से? एक आदमी के माइंड से दूसरे आदमी के माइंड, और फिर पूरी सोसाइटी को इंफॉर्मेशन जो कैसे ट्रांसफर होती है, इसको जो गवर्न कर रहा है जो इल्म, जो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन साइंस। एक जगह से दूसरी जगह, एक माइंड से दूसरे माइंड, और एक माइंड से फिर पूरे मुआशरे में इंफॉर्मेशन कैसे जो है वो ट्रांसफर होती है, वो इंफॉर्मेशन साइंस है। जी, इंफॉर्मेशन साइंस दूसरी डेफिनेशन, द इंफॉर्मेशन साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, दिस साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस कौन सी साइंस है? दैट इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशन, द फोर्सेस गवर्निंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, प्रॉपर्टीज उसकी खसूसियात, उसकी इंफॉर्मेशन के बिहेवियर को, कि इंफॉर्मेशन किस तरह की है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोगों की जरूरत के मुताबिक है कि लोगों की जरूरत के मुताबिक नहीं है। इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को भी ये इन्वेस्टिगेट करती है, और इंफॉर्मेशन के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करती है। और फिर द फोर्सेस गवर्निंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर जिसने वो इंफॉर्मेशन जो है वो बनाई है, मुहैया की है, जिसने इंफॉर्मेशन जो है वो पैदा की है, उसके बारे में भी, और फिर किस मीडियम से वो इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो कर रही है, तो इस सारे के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो इल्म, उसको इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। एंड द मींस ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमम एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। जी, जिस तरह अब देखें, अब थोड़ा सा आगे जो है एडवांस लेवल का आ गया, प्रोसेसिंग बेस में आ गई। पहले तो सिर्फ इल्म था, वो गवर्न करता था, और अब इल्म जो है वो प्रोसेस भी कर रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन हमने जो है वो अपना उसमें उसको क्लासिफाई किया, कैटलॉग किया, बिल्कुल इसी तरह इंफॉर्मेशन साइंस जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उनको भी हम प्रोसेस करते हैं, और उनको भी हम किसी एक खास तरीके के तहत जो है वो हम अपने पास रखते हैं, और अंटोलॉजी कहते हैं उसको। उसको तो हम क्लासिफिकेशन स्कीम के साथ करते थे, और इसकी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, जो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक शेप में है, उसकी क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम है ऑन्टोलॉजी, ONTOLOGY। तो उसके तहत जो है हम उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद इसका कैटलॉग तैयार करके हम अपने डेटाबेस के ऊपर रखते हैं। तो इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमम एक्सेसिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, और किस वजह से डेटाबेस में रखते हैं इंफॉर्मेशन, एक खास तरतीब से रखते हैं, और बाकायदा जो है उसका एक सिस्टम डेवलप करते हैं कि जिसकी मदद से दोबारा उसको हासिल किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके, और लोगों के लिए यूजेबल बनाया जा सके। जब किसी को जरूरत हो तो वो किस तरह एक्सेस करें, कीवर्ड्स की मदद से वो एक्सेस करते हैं। कल मैंने आपसे कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, कीवर्ड क्या होते हैं, तो वो कीवर्ड्स की मदद से वो एक्सेस करते हैं, और वहां से जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक चाबी होती है, की चाबी को कहते हैं। तो ऐसे वर्ड जो चाबी का काम देते हैं, कि वो जब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसी डेटाबेस पे, तो उसके साथ ही कीवर्ड्स जो है वो असाइन हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो ऑथर भी कीवर्ड बना देता है, और बाज़ औक़ात जो स्पेशल लोग होते हैं जो ये काम करते हैं डेटाबेसेस का, वो कीवर्ड बनाते हैं।
तो वो कीवर्ड जो है वो जब वो कीवर्ड आप यूज करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको उन कीवर्ड से दोबारा हासिल हो जाएगी। मसलन कॉलेज लाइब्रेरीज इन पाकिस्तान, तो इसके लिए कीवर्ड बनेगा कॉलेज लाइब्रेरीज, इसके बाद कीवर्ड बनेगा पाकिस्तान, इसके लिए कॉलेज लाइब्रेरीज इन पाकिस्तान। तो ये कीवर्ड्स जो है ये अपना इंफॉर्मेशन को दोबारा हासिल करने के लिए कीवर्ड बनाए जाते हैं। तो ये काम इंफॉर्मेशन साइंस करती है। अच्छा, और प्रोसेस, द प्रोसेस इंक्लूड, अब प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल है? ओरिजिनेशन, अब ओरिजिनेशन के कहाँ से वो इंफॉर्मेशन बनी, उसका ओरिजिन क्या है, इंफॉर्मेशन डेवलप कहाँ से हुई या खुद इंफॉर्मेशन किसने डेवलप की, तो उसका ओरिजिन हम देखते हैं। अब देखें इंफॉर्मेशन साइंस के आने से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन आ गया। अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि अब कमी नहीं रही। अब मसला क्या आया? अब मसला ये आया कि इसमें से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से लेनी है। तो ये हमारा लाइब्रेरीशिप का काम है कि इंफॉर्मेशन साइंस का काम है कि वो आपको बताएगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, और वो क्या करेगी, वो उसकी ओरिजिनेशन देखेगी कि इंफॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, किसने इंफॉर्मेशन पैदा की है। अगर कोई ऑथेंटिक बॉडी है, ऑथेंटिक इदारा है, ऑथेंटिक पब्लिशर है, ऑथेंटिक जो है वो अपना उसका आथर है, तो फिर तो वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी। और अगर वो किसी जिम्मेदार बॉडी ने या जिम्मेदार बंदे ने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं की, तो फिर वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होंगी। आजकल आपको पता है कि फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे माशरे में तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया ने हमारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का जो है नाजायज फायदा उठाया, और अब हम रोजाना की बुनियाद पे फेक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, और उसका वजूद भी नहीं होता जो हम जो है यहाँ पे हकायक बना के हम पेश करते होते हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ओरिजिनेशन भी देखता है, उसका ओरिजिन भी देखता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से पैदा हुई, उसके बाद डिसिमिनेशन, कि उसको डिसिमिनेट जो है उसको वो कैसे करना है, इस प्रोसेस को भी जो है इंफॉर्मेशन साइंस देखता है। और फिर उसके बाद कलेक्शन, डिसिमिनेट करना है, कलेक्ट करना है, फिर उस इंफॉर्मेशन को हासिल कैसे करना है। अब ऐसा भी होता है कि बुक्स जो है, जिस तरह बुक्स की प्रिंट बुक्स की कीमत होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बुक की प्राइस भी होती है। जिस तरह हमारे जर्नल्स जो है उनकी प्राइस भी होती है, रिसर्च जर्नल्स की भी और दूसरे जर्नल्स की भी, और इलेक्ट्रॉनिक अखबार जो है वो हम रिसीव करते हैं, उनकी भी जो है कुछ ना कुछ प्राइस होती है। बाद बात फ्री भी होते हैं और बाद प्राइस भी होती है। अगर टाइम पे हमने लेना तो उसकी प्राइस पे करना पड़ती है। तो इसलिए जो है वो कलेक्शन उसकी, कि कलेक्शन हमने किस तरह करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेने हैं, हमने उसकी पेमेंट करनी है, पेमेंट जो है वो कैसे करनी है, कौन सा एडिशन हमने लेना है, किस वक्त लेना है, कितनी कॉपीज लेनी है। तो ये सारी चीजें जो है ये भी इंफॉर्मेशन साइंस ही डील करता है। और उसके बाद उसको फिर ऑर्गेनाइज करना कि हमने इंफॉर्मेशन ले ली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, हमने अपने डाटाबेस पे उसको रखना है, हमने अपनी वेबसाइट पे रखना है, और उसको किस अंदाज में रखना है, किस अंदाज से उसको तरतीब देना है, यूजर्स तक जो है वो उसका जो है उसके लिंक्स देने हैं। और अगर हम किसी और लाइब्रेरी के साथ भी हमारा मुआहदा है तो उसको हमने लिंक कैसे देना है। और फिर जो है स्टोरेज, जी उसका स्टोरेज वही मामला आ गया कि उसको कैसे हमने उसको वहां स्टोर करना है। और फिर रिट्रीव करना है, जी रिट्रीवल है, क्या यूजर्स को चाहिए तो यूजर वापस उसको कैसे ले। अब ऐसा भी है कि यूजर हमारे कैंपस में आके हमारी लाइब्रेरी में आके हासिल कर सकते हैं, और अच्छी लाइब्रेरी ये भी कह रही है कि उनको वीपीएन के थ्रू उनको एक्सेस देती है कि अपने घर बैठ के या कहीं से भी बैठ के वो सही हासिल कर सके, इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। तो ये रिट्रीवल भी इंफॉर्मेशन साइंस ही डील करती है। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी है, और बात ये भी है कि इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ती है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, और खास तौर पर जब इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है तो उसके साथ एक नोट भी दे दिया जाता होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये फलां जर्नल से हमने ली है या फलां जगह से ली है, ताकि यूजर्स को पता चल जाए कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। और फिर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन साइंस ही डील करता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। उसके बाद है द फील्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम आर रिलेटेड टू मैथ। जी अब ये फील्ड जो है इंफॉर्मेशन साइंस का फील्ड कहाँ से आया, इसमें मैथ भी इन्वॉल्व है, इसमें लॉजिक भी इन्वॉल्व है, इसमें लिंग्विस्टिक्स भी इन्वॉल्व है। अब मैथ कैसे इन्वॉल्व है, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 और 1 की लैंग्वेज कंप्यूटर यूज करता है, या 1 और 2 की, 0 1 की लैंग्वेज यूज होती है। अब 0 1, अच्छा उसके बाद जो है फिर मैथ उसमें इन्वॉल्व हो गया, और उसके बाद लॉजिक इन्वॉल्व हो गया। लॉजिक ये है कि वो देखते हैं हाँ जी कि कैसे जो है इसको हमने इंफॉर्मेशन को पैदा करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को हमने बनाना है, कैसे इसको हमने स्टोर करना है। और लिंग्विस्टिक्स भी कंप्यूटर की जो है वो लैंग्वेज, आप समझते हैं लिंग्विस्टिक्स जो है वो भी यूज होती है, लैंग्वेज भी यूज होती है। फिर वो जो लैंग्वेज हम बोलते हैं इसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज, और एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। हम अपनी जो है इंफॉर्मेशन
आर्टिफिशियल लैंग्वेज में नहीं, हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारी इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, चाइनीज है, जर्मन है, जापानी है, जो भी हम लैंग्वेज, पश्तो है, सराइकी है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, पोठोहारी है, जो भी हमारी जो है पहाड़ी लैंग्वेज, जो भी हमारी लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज में हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, उसको हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और उसके बाद साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है कि लोगों की साइकोलॉजी, के लोग जो है किस सोच के साथ इसको रिट्रीव करेंगे, किस सोच के साथ लोग इसको, मसलन काली टेलीविजन पाकिस्तान, जब हम उसके कीवर्ड बनाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि लोग इसको किस कीवर्ड से आम लोग जो इसको सर्च करेंगे, तो वो कीवर्ड फिर उसमें साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। और फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आप समझते हैं कि कंप्यूटर और उसके साथ जो बाकी उसके बाद जो है वो अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद जो है उसका LCD हो गया या LED होगी, और फिर बाकी जो है बाज़ बात हम उसमें अगर कोई स्पीच है तो फिर माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद जो है हम जो है अपना DVD CDs की शेप में भी इंफॉर्मेशन होती है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी होती है। और फिर ऑपरेशंस रिसर्च भी इसमें इन्वॉल्व है कि रिसर्च होती है, रिसर्च से फिर कोई मसला आता है तो फिर दोबारा हम रिसर्च करके उस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डेली की बेसिस पे जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है, और उस रिसर्च की बेस पे फिर इंफॉर्मेशन साइंस वजूद है। और उसके बाद ग्राफिक आर्ट्स, जबकि आप जैसा कि आप देखते हैं कि आर्ट्स, अगर आप जो है कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपको खूबसूरत वेबसाइट लगे, वो बेहतरीन लगे, आपको आंखों को भली लगे, तो हम उस वेबसाइट को आगे देखते हैं, और अगर आंखों को भली ना लगे तो हम उसको स्किप कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो ग्राफिक आर्ट भी इसमें जो है वो यूज होता है हमारे इस अपना जो है इंफॉर्मेशन साइंस में। और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस भी इसमें इन्वॉल्व है। ज़ाहिर है लाइब्रेरी साइंस इन्वॉल्व नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन साइंस अपना काम पूरा, लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट ही इंफॉर्मेशन साइंस के एक्सपर्ट होते हैं, लाइब्रेरी साइंस के। और मैनेजमेंट एंड सम अदर फील्ड्स, और मैनेजमेंट का फील्ड भी इन्वॉल्व है और दूसरे फील्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह इंफॉर्मेशन साइंस का ये एक कंसेप्ट डेवलप हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, the information science includes the investigation of information representation in both natural and artificial systems. जी वही बात जो पहले मैंने कर दी। The use of codes for efficient message transmission and the study of information processing devices and techniques such as computers and their programming systems. जी कोड्स इस्तेमाल होते हैं, वो बात मैं पहले कर चुका हूँ कि मैसेज को एफिशिएंट जो है उसको ट्रांसमिट करने के लिए कोड्स इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर के एक्सपर्ट वो जानते हैं, और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग सिस्टम से भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरडिसिप्लिन कैरेक्टर, जी एक होता है मल्टी डिसिप्लिन, एक होता है इंटरडिसिप्लिन। जी इंटरडिसिप्लिन है कि दो इसमें जो है वो डिसिप्लिन इसमें इन्वॉल्व है, एंड इट्स emerging from a cross fertilization of ideas involving the ancient art of librarianship, the new art of computing, the arts of new media of communication, and those sciences such as psychology and linguistics which in their modern forms bear directly on all problems of communication, the transfer of argument thought। जी पहले इसी पे बात पहले हो चुकी है कि अब जो है इंफॉर्मेशन साइंस क्या, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, ये अकेला फील्ड नहीं है, ये लाइब्रेरियनशिप के साथ मिलके काम करता है। तो लाइब्रेरियनशिप भी इसमें इन्वॉल्व है और इसमें इंफॉर्मेशन साइंस भी, ये दोनों मिलेंगे तो काम चलेगा। ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। और फिर जो है ये मिलके जो है इसमें आर्ट ऑफ कंप्यूटिंग भी है और आर्ट ऑफ न्यू मीडिया कम्युनिकेशन भी आ गया, जैसे हम जो है इंटरनेट यूज करते हैं, ये कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं। और बाकी साइंसेस भी आ गई, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स वगैरह भी इसमें आ गई। कोई चीजें मुख्तलिफ ऑथर्स के हवाले से जो है ना यहाँ चीजें डिस्कस की गई हैं, तो इसलिए इसके 6-7 पॉइंट बने हैं। जी अब आगे इंफॉर्मेटिक्स। जी टर्म इंफॉर्मेटिक्स इज यूज्ड मोस्टली टू रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जी इंफॉर्मेटिक्स जो है ये एक टर्म इंफॉर्मेशन साइंस से नई टर्म जो है अमर्ज हुई, उसका नाम था इंफॉर्मेटिक्स। और इंफॉर्मेटिक्स है क्या, इज यूज्ड मोस्टली टू रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म आई वो इंफॉर्मेटिक्स है। वेयर जी जैसे whereas IS is used to convey the theoretical base and disciplinary in Russia and other Eastern Europe। अब लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, अब इनको हम दोनों को मिला देते हैं। पहले हमने लाइब्रेरी साइंस पढ़ा, उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ा, और अब हम इनको दोनों को मिला के हमारा डिसिप्लिन बना, और उसका नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। द साइंस एंड आर्ट यूटिलाइज्ड इन आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, dissemination, use of books, other printed and written records, AV material,
और इंफॉर्मेशन। जी, अब क्या हुआ कि साइंस एंड आर्ट यूटिलाइज्ड इन, जी साइंस और आर्ट, फन और साइंस किसके लिए यूटिलाइज हुआ? आइडेंटिफिकेशन के लिए। मटेरियल को आइडेंटिफाई हमने कैसे करना है। अभी जो नकीबुल्ला का सवाल था उसका बेटे ये जवाब इसमें भी थोड़ा सा आ रहा है, बाकी डिटेल से सेकंड सेमेस्टर में, कि उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हमने कैसे करना है मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ ताकि इसके सवाल का जवाब भी आ जाए। तो बेटे आइडेंटिफाई हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से करना होता है। हमारी अपनी लाइब्रेरी की जो जरूरत होती है उसको हमने सामने रखना होता है। अगर हमारी लाइब्रेरी लॉ लाइब्रेरी है तो हमने लॉ की बुक्स ही हमने लेनी है, तो लॉ से रिलेटेड जितने पब्लिशर्स हैं उनका हम कैटलॉग ले लेंगे। लॉ से रिलेटेड जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं उन पे हम सर्च मारेंगे कि नई बुक्स कौन सी आई या नया मटेरियल कौन सा आया। इस तरह लाइब्रेरी साइंस की हमारी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी साइंस की पंजाब यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेटेस्ट मटेरियल इनके पास होता है, तो इसको हम इसके जो है कैटलॉग हम देख लेंगे। और जो लाइब्रेरी साइंस का मटेरियल छापते हैं बड़े बड़े पब्लिशर्स उनका हम कैटलॉग देखेंगे, तो उससे हम मटेरियल आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी जरूरत को सामने रखते हुए कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। हो सकता है कि आइडेंटिफाई हम बुक जो 1000 बुक आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन हमारे पास बजट कम हो तो फिर उसमें हम जो है वो उसमें से हम फिर सिलेक्शन करते हैं। उसमें सिलेक्शन करने के बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा काम आ जाता है सिलेक्शन। अब उसमें से हम फिर सिलेक्ट करते हैं कि हमारा कौन सा मटेरियल हमारी जरूरत का है, जो ज्यादा जरूरत का है वो हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करना हम देखते हैं कि किस पब्लिशर के पास में मौजूद है, किस वेंडर के पास मौजूद है, उससे हम फिर जो है वो परचेज करते हैं, या जो भी हमारा तरीका होता है वो सेकंड सेमेस्टर में इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताया जाएगा। और उसके बाद फिर कलेक्ट हो गया, हमारे पास आ गया, फिर जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसको एक्सेशन रजिस्टर पे दर्ज करते हैं। एक्सेशन रजिस्टर पे दर्ज करने के बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें आ गई। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एक्सेशन रजिस्टर पे दर्ज करना, उसको हम एक्सेशनिंग कहते हैं। तो आपसे कोई इंटरव्यू में छोटा सा क्वेश्चन भी कर सकता, व्हाट इज एक्सेशनिंग? तो यहाँ एक्सेशनिंग से मुराद क्या है? एक्सेशनिंग से मुराद ये है कि उसको अपने स्टॉक रजिस्टर पे दर्ज करना। अब एक्सेशनिंग हो गई। अब एक्सेशनिंग होने के बाद दूसरा काम फिर कौन सा होता है? दूसरा काम होता है क्लासिफिकेशन, फिर तीसरा काम होता है कैटलॉगिंग, फिर चौथा काम उसका होता है उसकी स्पाइन चेट डेवलप करके उसके ऊपर पेस्ट करना, और पांचवा काम उसका होता है उसको अलमारियों में जाके शेल्विंग करना, जो है रेफरेंस मटेरियल रेफरेंस सेक्शन में जाए, और जो है सर्कुलेशन वाला वो सर्कुलेशन सेक्शन में जाए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है तो उसको आइडेंटिफाई करके हासिल करके फिर उसको डेटाबेस के अंदर हमने कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, डेटाबेस के अंदर कैसे हमने उसको अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। दूसरे लफ्जों में मटेरियल को तैयार करके अपने यूजर्स की जरूरत के मुताबिक तैयार करना कि जब यूजर्स उसको इस्तेमाल कर सके। क्यों समझे कि हमने मटेरियल तैयार करके अगर हार्ड कॉपी है तो उसको हमने डिस्प्ले कर देना है अपनी अलमारी में या शेल्फ्स के ऊपर, और अगर जो है सॉफ्ट कॉपी है इलेक्ट्रॉनिक शेप में है तो उसको हमने अपने डेटाबेस का अपनी जो है जो भी हमने वेबसाइट बनाई है और डेटाबेस पे हमने उसको वहां पे ऑर्गेनाइज करना है यूजर के इस्तेमाल के लिए। क्यों समझे कि यूजेबल बनाना है। और उसके बाद फिर जो है डिसिमिनेट करना है कि अब लोगों के लिए हमने ओपन कर देना है कि जिसका दिल चाहे जिसको जरूरत हो वो आके इसको इस्तेमाल करे। और फिर यूज ऑफ बुक्स है, जी लोग यूज करेंगे बुक्स या मटेरियल। और उसके बाद अदर प्रिंटेड एंड रिटन रिकॉर्ड्स, जी इसके अलावा जो प्रिंटेड और रिटन रिकॉर्ड है ये भी मटेरियल है और या इंफॉर्मेशन है। ये सारी चीजें जो है ये जो डिसिप्लिन जो डील करता है उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट। जी DDC 20 में ये डेफिनेशन दी गई है। हाँ जी, यहाँ तक बच्चे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस क्लियर हो गया। लाइब्रेरी साइंस तो कल हमने क्लियर किया था। आज इंफॉर्मेशन साइंस का एक्सप्लोजन हमने देखा कि कैसे इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो अमर जो हुई 1946 से कंप्यूटर के आने से शुरू हुई और आज तक कितने साल हो गए। हमारे पास कंप्यूटर तो बहुत देर पहुंचा, लेकिन कंप्यूटर 1946 से आया है, अब देखें। और फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1960s में आ गई, इसमें अमर्ज हो गई इंटरनेट और बाकी चीजें। जी वेल डन, शाबाश। तो इसका मतलब है कि 46 यूं समझे कि जैसे पाकिस्तान की उम्र है वैसे ही इंफॉर्मेशन साइंस की एज है। जी नकीबुल्ला, मेरा सवाल भी यही था कि बुक्स के लिए इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, मीन सोर्सेस कौन से यूज होते हैं, जो कि जवाब यही है सर। थैंक्स नकीबुल्ला जी। और बेटे क्लियर कंसेप्ट सर, बेटे किसी का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ बच्चे बच्चियों में से किसी का भी, तो बेटे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी क्लास में आपको क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन की खुली आजादी है।
मुझे खुशी होती है जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब होता है कि बच्चों को समझ आ रही है चीजें। कोशिश मैं करता हूँ बहुत सादा सादा जो है हिसाब में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँ। जी बेटे, सर बजट कहाँ से आता है? नकीबुल्ला, ये बेटे ये क्वेश्चन ना आप एडवांस लेवल के बेटे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन होंगे या तो आप लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके जहन में ये बच्चे, ये भी सेकंड सेमेस्टर का है बजटिंग, ये सेकंड सेमेस्टर में जो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें बजटिंग है। तो बजट बेटे वो आपका जो पेरेंट बॉडी है वो बजट देती है। अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट बजट देती है, गवर्नमेंट आपके पी के जैसे आपका है या गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट है तो वो बजट देती है, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी बजट देती है लाइब्रेरी को। इस तरह अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है तो वो जो भी उसकी पेरेंट बॉडी है जिसके अंदर वो काम कर रही लाइब्रेरी वो उसको बजट देती होती है। और पब्लिक लाइब्रेरी है तो वो जो है लोकल गवर्नमेंट उसको बजट देती है या पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्टरेट बजट देता है। जी, और बेटे कोई और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन बेटे, किसी का भी शाबाश, बिला झिझक आप क्वेश्चन करें। अच्छा, ये मत सोचें कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही माठा है और सर क्या सोचेंगे कि इतना माठा नहीं बेटे, नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। आप भले बहुत ही हल्के लेवल का क्वेश्चन करें तो मुझे खुशी होगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो फिर आप क्वेश्चन करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन अपने माइंड में लेके चले गए तो मेरे लिए ये मतलब तकलीफ की बात होगी। कोई बच्चा बच्ची कोई भी क्वेश्चन जो आपके जहन में छोटा मोटा इससे रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन आता है तो आप करें, खुल के करें। सर जी स्टॉक रजिस्टर मैनुअल होगा या कंप्यूटराइज? बेटे स्टॉक रजिस्टर बेसिकली हमारे यहाँ मैनुअल ही बनता है, सर सर्वे करना पड़ता है इंफॉर्मेशन के लिए कि नहीं? जी, मैं जवाब देता हूँ, तलत हुसैन का जवाब पहले दे लूँ। बेटे स्टॉक रजिस्टर आमतौर पे हमारे यहाँ मैनुअल होता है और जहाँ पे बजट इन्वॉल्व होता है गवर्नमेंट सेक्टर में तो मैनुअल हम बनाते हैं, इसलिए कि ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है, ऑडिट वाले जो है वो मैनुअल स्टॉक रजिस्टर चेक करते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज भी बन सकता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पिछले दिनों सियालकोट से एक लाइब्रेरी ने मुझे फोन किया कि सर मैंने जो है लिम्स पे अपना डाटा जो है वो अपलोड किया है, लिम्स पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमारा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, फ्री अवेलेबल है, वो छोटी लाइब्रेरीज के लिए बेहतरीन है, वो काम करता है। जी, अगर आप जो है पाकिस्तान लाइब्रेरी ऑटोमेशन ग्रुप की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से आपको फ्री आप डाउनलोड कर लेंगे और मजे की बात है उसको जो है इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता, जस्ट कॉपी पेस्ट होता है। तो कह रहे मैंने सर उस पर डाटा मैंने एंटर किया है और मैंने स्टॉक रजिस्टर जो है वो उसका मैंने नहीं बनाया, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा उसी को आप उसकी साहिब की एक फाइल है उसमें जाए, वहां पे आप स्टॉक रजिस्टर का जो है उसको कॉपी करें, पेस्ट करें, आप उसके ऊपर अपना एक्सेल की फाइल बनाए या वर्ड की फाइल बनाए और आप उसको प्रिंट कर दें, तो वो स्टॉक रजिस्टर, तो उसमें रजिस्टर का ऑप्शन भी है, तो वो आप प्रिंट कर लेंगे और उसकी बाइंड करवा लें, वो आपका जो है वो स्टॉक रजिस्टर मैनुअली आपका बन गया। सिर्फ करना क्या होता है कि उस पे आप जो है पहले पेज पे आप अपने प्रिंसिपल या जो आपका हेड है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उससे आप जो सर्टिफिकेट एक ले लें कि ये जो रजिस्टर है ये इतने पेजेस पे मुश्तमिल है और उसकी स्टैंप लगवा लें। ओके, तलब तो क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर हो गया? आप उसी को ही जो आपने जो है कंप्यूटराइज काम किया उसी को ही आप मैनुअल कर सकते हैं, उसको जो है उसको प्रिंट आउट लेके उसकी जल्दबंदी करवा लें। जी, उसके बाद जी नकीबुल्ला का है सर सर्वे करना पड़ता है इंफॉर्मेशन के लिए कि नहीं? कौन सा सर्वे बचे? ये बेटे इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये सर्वे की एक किस्म है, प्रॉपर सर्वे तो नहीं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है उसका। जी, उसके बाद है सद्दाम हुसैन का, सर एक ही कीवर्ड की डिफरेंट डेफिनेशन याद करना जरूरी है या एक दो ही काफी है? बेटे कीवर्ड की डेफिनेशन नहीं होती, कीवर्ड तो एक वर्ड होता है जो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दोबारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आमतौर पर जो है वो जो हेल्प विंडो होती है उस डाटाबेस की, उसमें जो है डाटाबेस डेवलपर्स ने वहां पे हिंट दिए होते हैं कि मैंने किसके लिए कौन से कीवर्ड यूज किए। जी, ओके, सद्दाम हुसैन क्लियर बेटे? तलत हुसैन आप भी क्लियर हैं? कोई क्वेश्चन है तो बेटे करें, शाबाश। सर जी बुक के स्पाइन पे आथर मार्क कैसे लगाया जाता है? तलत हुसैन मैंने कल बेटे आपको बताया था आथर मार्क लगाने का तरीका। आथर मार्क देखें दो तरह के हैं, एक है मैनुअल हम लगाते हैं और एक आथर मार्क है जो ऑटो है, वो आजकल उसको हम कहते हैं कटर नंबर। तो कटर नंबर आजकल इंटरनेशनली यूज हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वही सिस्टम सब लाइब्रेरी सिर्फ गवर्नमेंट की होती है या प्राइवेट भी होती है। जी रकीबुल्ला मैं आपका जवाब देता हूँ। जी, तलत हुसैन का जवाब पहले दे लूँ। तो बेटे उसके लिए तरीका यह है कि आथर मार्क किससे बनता है? आथर मार्क के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आथर मार्क का है क्लासिफिकेशन नंबर, तो क्लासिफिकेशन नंबर आप डेवलप करेंगे वो लगा लेंगे, और उसके बाद निचली लाइन में आप जो है
क्लासिफिकेशन नंबर, ये कॉल नंबर के मैं पार्ट बता रहा हूँ। और निचली लाइन पे आथर मार्क होता है। आथर मार्क बनाने के लिए आथर के नाम के मारूफ नाम, जो मारूफ नाम है आथर का, उसके जो है वो आप जो पहले 3 लेटर, मसलन मेरा नाम है खालिद महमूद संघेड़ा, मारूफ नाम मैं संघेड़ा से मारूफ हूँ, तो SAN 3 लेटर आ जाएंगे कैपिटल। उसके बाद डैश, मेरी बुक है लाइब्रेरी साइंस इल्मो आ गई, तो लाइब्रेरी साइंस जो है L से शुरू होता है, तो कैपिटल L कर देंगे। और उर्दू में बनाएंगे तो सीन नून गाफ और डैश करके लाम जो है वो बड़ा लाम हम लिख देंगे। ये होता है आथर मार्क। और इसके साथ जो क्लासिफिकेशन नंबर ऊपर वाली लाइन में आ जाएगा तो ये कॉल नंबर बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? और इसी आथर का जो मारूफ नाम है, इसी के हवाले से ही जो है वो बुक जो है वो ट्रेस होती है और अल्फाबेटिकली जो है उस तरतीब में रखी जाती होती है। आथर के पहले क्लास सेम क्लासिफिकेशन नंबर वाली बुक एक जगह हो जाती है, फिर उसके बाद उनको आपस में जब तरतीब देते हैं तो आथर के नाम के जो है पहला हर्फ है, डिक्शनरी की तरतीब से फिर हम तरतीब दे जाते हैं। मतलब पहले असलम के आएंगे, आलम के आएंगे, फिर असलम के आएंगे, और इसका चलते चलते जब एच की पट्टी आएगी फिर वहां पे मेरी बुक होगी। ओके, तक क्लियर हो गया? ये उसके बाद नकीबुल का सर लाइब्रेरीज सिर्फ गवर्नमेंट की होती हैं या प्राइवेट भी होती है? बेटे गवर्नमेंट की नहीं होती, प्राइवेट भी लाइब्रेरीज होती है। मैंने इस पे बड़ी डिटेल से आपके साथ कल गुफ्तगू की है कि जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में भी लाइब्रेरीज होती हैं। और प्राइवेट जो है हमारे कॉलेज, स्कूल और प्राइवेट, इनमें भी लाइब्रेरीज होती है। प्राइवेट जो डिपार्टमेंट्स है, प्राइवेट बड़े बड़े जो इदारे हैं वो भी अपनी लाइब्रेरीज डेवलप करते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो लाइब्रेरीज बनाती हैं। जैसे फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, वो उसकी अपनी लाइब्रेरी होगी। इस तरह और इंडस्ट्रीज है, उनकी अपनी लाइब्रेरी होती है। जी, मुकद्दस बारी सुहेल गवर्नमेंट भी होती है आई थिंक। जी, गवर्नमेंट की भी होती है, प्राइवेट भी होती है। ओके सर, थैंक्स। अच्छा, दोनों ही होती हैं। जी, सद्दाम हुसैन का सर मेरा मतलब था जैसे आपने इंफॉर्मेशन साइंस की बहुत सारी डेफिनेशंस करवाई है, तो क्या सब याद करनी है या कोई एक दो? जी बच्चे देखें, ये अब आप सद्दाम हुसैन, आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। बेटे जब आप पेपर देते हैं ना, तो वहां पे देखा जाता है किस बच्चे के पास ज्यादा नॉलेज है। अगर आप एक दो डेफिनेशन लिख देंगे काम आपका चल जाएगा, जवाब आ गया। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप ज्यादा डेफिनेशन लिखेंगे तो वो जो पेपर मार्क करेगा वो खुश हो जाएगा कि इस बच्चे के पास बड़ा नॉलेज है, इसने बहुत जो तैयारी की है। तो यहाँ इतनी डेफिनेशन इसलिए दी गई है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ ऑथर्स ने डेफिनेशन बनाई, तो वो मैंने सारी यहाँ पे कर दी। तो इसमें जो है वो आपको जो अच्छी लगे आप अपनी डेफिनेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी की डेफिनेशन दे दें, अपनी डेफिनेशन डेवलप करें। मकसद क्या होता है, जब सवाल आता है तो जब आपने जवाब लिखना है तो आपने यूं समझे कि वो जो आपका पेपर मार्क करने वाला है उसको आपने समझाना है कि ये क्या चीज है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन साइंस, उसको कोई पता नहीं, आपने उसको समझाना है। जो बच्चे बच्चियां समझाने के लिए अच्छे लिखेंगे उनके गोल्ड मेडल भी आता है, नंबर भी अच्छे आता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल ऐसे ही आए कि मैंने अपना पेपर जब भी अटेम्प्ट किया तो मैंने ये समझा कि मेरे सामने जो आदमी है उसको किसी चीज का नहीं पता, मैंने उसको समझाना है कि ये लाइब्रेरी साइंस क्या है और इंफॉर्मेशन साइंस क्या है। जब समझाने के लिए से आप लिखेंगे तो समझाने के लिए से जिस अंदाज जो अंदाज आप इख्तियार करें, आप यूं समझे कि एक इनोसेंट आदमी को आप समझा रहे हैं, आप उसको समझाने के लिए मुख्तलिफ एंगल से जब बताएंगे तो वो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं एनजीओ की लाइब्रेरी चला रहा हूँ। जी, तलत हुसैन देखें, तलत हुसैन कह रहे हैं मैं एनजीओ की लाइब्रेरी चला रहा हूँ, तो एनजीओ की भी लाइब्रेरी है, प्राइवेट सेक्टर की बात आ गई। ये तलत हुसैन मेन प्राइवेट लाइब्रेरी भी, जी बिल्कुल। और उसके बाद हाफिज जमात अली जी सर और यस सर जी। और बेटे कोई क्वेश्चन? वेल डन, अच्छे क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, आपकी क्लास पढ़ाते हुए खुशी हो रही है। सर बुक वर्डिंग जरूरी है या पर्सनल वर्ड से ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है? जी सद्दाम हुसैन बेटे देखें, मैंने बात की कि बुक वर्डिंग की जरूरत नहीं होती, आप अपनी वर्डिंग भी यूज करें। मकसद है कि अगले को आपने बात समझानी है, जिस बेहतर अंदाज में आप समझा दें उसको समझा दें। अब बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करें, अगले के पल्ले ना पड़े, फायदा ही कोई नहीं है। ओन वर्ड्स में जी लिखा होना चाहिए। जी, ओन वर्ड्स में लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुक से तो हर बच्चे ने पढ़ा है, वो वर्ड तो हर बच्चा ही लिखेगा। आप जब दूसरों से अलहदा लिखेंगे तो उसका जो है वो असर ज्यादा एग्जामिनर पे पड़ता है। इस सर लाइब्रेरी में स्टाफ मेंबर कम से कम कितने होने चाहिए? नकीबुल्ला बेटे ये क्वेश्चन वेरी करता है लाइब्रेरी की नौयत पे। अब देखें, छोटी लाइब्रेरी है तो छोटी लाइब्रेरी में अब गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे एक का अकेला लाइब्रेरी नहीं काम कर रहा है, और कहीं पे जो है वो लाइब्रेरी क्लर्क भी है, कहीं पे लाइब्रेरी अटेंडेंट भी है। बहरहाल एक लाइब्रेरी के लिए कम से कम लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरी क्लर्क और एक लाइब्रेरी अटेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये 3 तो कम से कम होने चाहिए, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और बच्चे
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल डन। सर टेलर की अगर डेफिनेशन कर रहे हो तो फिर तो हम सेम वर्डिंग रखनी पड़ेगी। जी बेटे, अगर आप किसी का रेफरेंस दे रहे हैं, किसी का रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर उसके अल्फाज में आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, और अगर उसके अल्फाज उसका आप रेफरेंस नहीं दे रहे, या आप यूं भी कर सकते हैं टेलर ने यूं कहा, अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट अल्फाज वो लिख रहे हैं फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, ताकि उसको पता चले कि वो एग्जैक्ट वही अल्फाज लिख रहा है जो टेलर ने कहे हैं। जी, हमारा क्या जॉब होगा लाइब्रेरी में सर? जी नकीबुल्ला, आप बेटे लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होंगे, 17 स्केल में आपका जॉब होगा इंशाल्लाह। देखिए आप तैयारी करें इसी तरह जिस तरह आप कर रहे हैं। ये मोहम्मद इस्माइल हैदर ने पूछा, डेली बेसिस पे एक इंसान को कितनी रीडिंग करनी चाहिए फॉर गुड रिजल्ट एंड नॉलेज? हाँ जी, ये बेटे अब इसका कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही बेहतर है। अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि मैं अपनी पीएचडी के दौरान मैं 24 घंटों में 20 से 22 घंटे में पढ़ता रहा हूँ, वो आपकी अपनी है। कुछ बहुत जो है ज़हीन बच्चे होते हैं, वो थोड़ी देर पढ़ के उनके जहन में चीजें आ जाती हैं। कुछ जो है वो मेरी तरह के होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए बच्चे ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बहरहाल एक बात जहन में रखें कि ज़हीन बच्चे जो है उनसे मेहनती बच्चे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ज़हीन बच्चों को ये जोम होता है कि हम तो इसको कर लेंगे, और वो ज्यादा दिलचस्पी से नहीं पढ़ते कि आखिर हम पढ़ लेंगे और नंबर अच्छे ले लेंगे। लेकिन जो बच्चे इतने ज़हीन नहीं होते लेकिन मेहनती होते हैं, वो डेली पढ़ते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। सर जी, जो डाइजेस्ट एंड मैगजीन होते हैं क्या उनके भी डीडीसी कोडिंग होती है? जी बिल्कुल होती है, और माशाल्लाह सर। जी इस्माइल सर, स्कूल बेसिस पे अभी बहुत कम लाइब्रेरीज हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है, नहीं लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरियन कम है। हाफिज जमात अली साहब, लाइब्रेरीज हैं स्कूल बेसिस पे लेकिन लाइब्रेरियन कम है। लाइब्रेरी तो पंजाब प्राइमरी स्कूल में भी है, चाहे एक अलमारी पे ही मुश्किल हो। उसके बाद सर प्लीज आप हमें जरा एक बात समझा दें कि प्रेपरेशन के लिए गुड मेथड क्या है, क्योंकि आपसे लेक्चर लेने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे लिए आसानी हो, ताकि आपका एक्सपीरियंस हमें फायदा दे। जी सदाम हुसैन बेटे, गुड मेथड इसका ये है बेटे कि आप बुक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ये जो प्रेजेंटेशंस टीचर दे रहे हैं, इन प्रेजेंटेशंस को अगर आप प्रिंट करवा के रख सकते हैं तो प्रिंट करवा के रखें। अच्छा, इसके हिंट लिखें, साइड पे जो खाली होता है उस पर हिंट लिखें। आप जो है जो अहम पॉइंट है उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, एक साइड पर उन पॉइंट्स को लिख लें, और फिर उसके बाद अपने नोट्स तैयार करें। सबसे बेहतर तरीका ये, अपने नोट्स तैयार करें। आप मुख्तलिफ चीजों को पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर अपने नोट्स तैयार करें, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। और अगर अपने नोट्स नहीं तैयार करते तो फिर मैं हाईलाइट कर लें चीजें, मुख्तलिफ बुक्स में से पढ़ के उनको हाईलाइट करें। ज्यादा बेहतर है कि आप जो है हाईलाइट करने के बाद वो अपने पेपर लेके ऊपर उसका टाइटल दें, नीचे आप अपने हिंट्स लिखते चले जाएं। 1 2 4 10 20 25 जितने भी हिंट्स हैं वो लिखते चले जाएं, और इम्तिहान में उन हिंट्स को ही पढ़ेंगे तो डिटेल से तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो काफी हो जाएगा। जी नेट की हेल्प कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तलत हुसैन बेटे, ये तो आपकी अपनी जरूरत है, स्टडी के लिए आपकी अपनी जरूरत है बच्चे। अगर आपको नेट से मटेरियल मिलता है, आपको हार्ड मटेरियल मिलता है, जितना भी मटेरियल मिलता है वो पढ़ें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपका माइंड उतना ही ज्यादा जो है वो वाइड होगा, उतना ज्यादा आपकी सोच बुलंद होगी। जी, नेट पे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जी बच्चे, नेट पे जो है वो ऑथेंटिकेशन का मसला है। बेटे अब मेरे ख्याल हम ना अपने टॉपिक से हट रहे हैं, ये तो जनरल चीजें हैं, ये हम किसी वक्त भी डिस्कस करें। टॉपिक पे रहे, टॉपिक के मुतालिक कोई आपका क्वेश्चन है तो वो करें, टॉपिक से हटे नहीं मेरे बेटे। सर क्या हम आपका पर्सनल ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी सवाल पूछा जा सकता है? जी पर्सनल क्या सद्दाम नंबर, चले वो देखेंगे हम, कॉन्टैक्ट नंबर देखेंगे बेटे। वो अक्सर कॉन्टैक्ट दे के नंबर दे के हम फंस जाते हैं। बेटे आपके जो ट्यूटर है ना, जो आपको ट्यूटर असाइन किए गए हैं, वो इसीलिए किए गए हैं, उनका नंबर भी आपके साथ शेयर हुआ है वहाँ जो है पोर्टल पे। तो आप अपने ट्यूटर से रब्ता रखें, कोई मसला है तो ट्यूटर से रब्ता करें मेरे बच्चे। अब देखें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, अब मैं मतलब चार चार क्लासें इस वक्त चल रही हैं इसी की, आपकी वर्कशॉप की। तो 4 क्लासों में मैं पढ़ा रहा हूँ। अब 4 क्लासों में आप देखें 70 एक क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 280 स्टूडेंट तो आपके इसी सेमेस्टर के हो गए। अभी और भी हैं, मतलब हो सकता है कि 6-7 और भी पढ़ाने पड़े। तो यूं समझे कि 500-700 स्टूडेंट तो आपका इसी सेमेस्टर का हो गया, और हर सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं। तो इस पर 1000 में फिर मैं एसोसिएशन का भी हूँ जिम्मेदार,
एसोसिएशन के लोग भी हैं, फिर BZU के स्टूडेंट हैं, फिर और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट, मेरे अपने इदारे के स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि 1000 स्टूडेंट्स और आप एक एक कॉल भी एक बंदा एक दिन में करे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बच्चे। इसलिए आप अपने ट्यूटर से जो है वो रब्ता करें, जो ट्यूटर आपको साइन किया गया। जी सर, आपका लेक्चर बहुत कमाल का होता है, बहुत जल्दी समझ आ जाता है। रज़ा अजीज बहुत शुक्रिया बेटे, कोशिश तो मैं करता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन काफी होती है, बहुत शुक्रिया बच्चे ने। कीबुल का दैट्स द रीजन सर यू हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तलत हुसैन ने कहा सर जी इंफॉर्मेशन साइंस का आसान से डेफिनेशन प्लीज रिपीट करें। जी बेटे, इंफॉर्मेशन साइंस की आसान से डेफिनेशन यही है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो कंप्यूटर से रिलेटेड और हमारे जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से रिलेटेड जो है वो उसको हासिल करना, उसको आइडेंटिफाई करना, हासिल करना, उसको जो है फिर हासिल करने के बाद उसको मैनेज करना और जरूरत के मुताबिक डिसेमिनेट करना और जरूरत के मुताबिक लोगों को उसका रिट्रीव करने का तरीका बताना कि कैसे लोगों ने हासिल करना है और कैसे लोग यूज कर रहे हैं, उसको आप इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। ओके जी, ओके आगे चले। ओके सत्य, आगे चले जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक हमारा खत्म हो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब शुरू हो गया। यस, चले बेटे, क्लियर है चीजें जो हमने डिस्कस की, क्लियर है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो है अब माशाल्लाह क्लियर हो गए और इसको आपने तैयार करना है। कल मैं से पूछूंगा भी, साथ साथ तैयार करें तो आपके लिए मसला कोई नहीं होगा। इम्तिहान में सिर्फ जस्ट आप जो है वो अपना इसको एक नजर देखेंगे तो अच्छे नंबर ले लेंगे इंशाल्लाह। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये बेटे, ये अल्लाह की मेहरबानी से जो बच्चे मेरी क्लास में सीरियस होके वो हासिल करने की कोशिश करते हैं तो कभी बच्चों के 85-90% से कम नंबर नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहे लैंग्वेज साइंस पढ़ाऊँ, चाहे मैं एजुकेशन पढ़ाऊँ, बीएड के बच्चों को पढ़ाऊँ, एमएड के बच्चों को पढ़ाऊँ, जो सब्जेक्ट भी दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब ट्रेनर हूँ, तो ट्रेनिंग के दौरान जो है हम टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, पीएचडी से लेकर हम प्रिंसिपल तक की ट्रेनिंग करवाते हैं। और मैं ये कहता होता हूँ कि जो कोई टॉपिक कोई नहीं लेता मुझे दे दे, मैं पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से पढ़ाता हूँ। सर लाइब्रेरी साइंस में रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकते हैं? नहीं, जैसा साइंस सब्जेक्ट्स में होते हैं लाइब्रेरी साइंस में बेटे पब्लिश हो रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस के आप जर्नल लगवाएं। एक जो है कराची से है हमारा पाकिस्तान लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जर्नल है, पंजाब यूनिवर्सिटी का रिसर्च जर्नल है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का अपना रिसर्च जर्नल है। उसके बाद करक यूनिवर्सिटी जो है, खुशहाल खट्टर यूनिवर्सिटी करक, उसका रिसर्च जर्नल है। और उसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का रिसर्च जर्नल है लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का। तो लाइब्रेरी साइंस के बहुत सारे रिसर्च जर्नल हैं। और फिर इंटरनेशनल तो बेबार रिसर्च जर्नल है। आप जरा इस पे सर्च करके देखें अपने उसमें, लाइब्रेरी फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस है, लाइब्रेरी इकोनॉमी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, उसके बाद जो है अपना उसका जो है ALA के अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जर्नल है। फिर जो है साइंस एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एसोसिएशन का रिसर्च जर्नल है। फिर साइंस जो है एसोसिएशन ऑफ वो अब उसका नाम ज़हन से निकल गया, उसके रिसर्च जर्नल है। तो बहुत रिसर्च जर्नल है बेटे, वो तो आप सैकड़ों से भी पढ़ गए। आप देखें तो यकीनन आप पब्लिश करवा सकते हैं। सर जी बहुत अच्छा समझा। जी जुनैरा मजीद का सर जी बहुत अच्छा समझ आता है जो भी आप पढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया बेटे। जी ओके जी, अब काशिफ आप क्लियर हो गए तो रिसर्च जर्नल आप लगवाएं, लें, उनसे परचेज भी करें और फ्री ऑफ कास्ट भी। हमारा अपना पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन का रिसर्च जर्नल है, PLA रिसर्च जर्नल, और उसके बाद जो है PLA का न्यूज़ लेटर भी है। इसी तरह हमारे जो है PLW पाकिस्तान लाइब्रेरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का उसका रिसर्च जर्नल है। रिसर्च जर्नल बहुत सारे हैं हमारे। फिर जो है ऑनलाइन भी हमारे रिसर्च जर्नल अब छप रहे हैं। ऑल क्लियर? ओके बच्चों, आप जस्ट जो है उस पे जाएं, अपना HEC की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ रिसर्च जर्नल की लिस्ट है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस के कितने रिसर्च जर्नल जो है HEC से अप्रूव्ड है, तो वहाँ भी लिस्ट निकल आती है। और उसके बाद नेट पे आप जाए तो जस्ट लाइब्रेरी साइंस का रिसर्च जर्नल लिखे तो वहाँ तो आपको लिस्ट आएगी, आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इतने रिसर्च जर्नल, इतना रिसर्च जो है प्रोड्यूस हो रही है हमारे पाकिस्तान में। जी जी चलें बेटे, तो अब जरा आते हैं हम लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस का आपस में रिलेशन क्या है, लाइब्रेरी साइंस वर्सेस इंफॉर्मेशन साइंस। तो सबसे पहले हम इनकी सिमिलरिटीज देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें सिमिलर हैं इनमें। तो बी केयरफुल, जरा थोड़ा सा आप जो है मेरे साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से इनको हम देखेंगे। आधा घंटा है हमारे पास जी। अगर कोई चीज रह गई तो कल इंशाल्लाह हम इसको परसों डिस्कस कर लेंगे। आपने घबराना नहीं, वो इमरान खान वाला मैं घबराना नहीं बोल रहा, मैं अपना घबराना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? घबराना नहीं है आपने।
जी both remain emerged from the humanistic environment. Koras 1985. जी कोरास ने 1985 में एक डेफिनेशन की कि दोनों डोमेन लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस जो है ये ह्यूमनिस्टिक एनवायरनमेंट में ये इमर्ज हुई है कि इंसानी बनी न इंसान को जरूर पेश आई है, बनी न इंसान को, तो उसने दोनों जो है ये डोमेन्स को जो है इस्तेमाल किया और इनको बनाया। और उसके बाद है बोथ डोमेन्स आर इन ट्रांजिशन। निटैकी 1990 में निटैकी ने कहा कि बोथ डोमेन्स आर इन ट्रांजिशन, के अभी ये अपना तरक्की के मराहल में है, ये तरक्की कर रही हैं दोनों जो है अब अभी ट्रांजिशन में है, मुकम्मल नहीं हुई, अभी इनमें और चीजें जो है अमर्ज हो रही हैं। और फिर तीसरा जो है ये बॉयसी ने 1994 में कहा बोथ स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एमिंग एट द क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज। जी दोनों डोमेन्स लाइब्रेरी साइंस भी और इंफॉर्मेशन साइंस भी क्या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती हैं, किसके लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और इंफॉर्मेशन और नॉलेज और आइडियाज को क्रिएट करने के लिए, कि कैसे आइडियाज क्रिएट होते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन जो है बनती है और फिर उसको एक्सचेंज कैसे करना है। दोनों जो डोमेन्स है लाइब्रेरी साइंस भी और इंफॉर्मेशन साइंस भी, दोनों इसी पे ही जो है इसी को स्टडी करती हैं। और फिर उसके बाद विगनॉस ने 1972 में कहा कि बोथ एम्प्रेस प्रैक्टिशनर्स हु आर मेंबर्स ऑफ लर्न्ड सोसाइटीज बट आर नॉट साइंटिस्ट देमसेल्व्स। जी वो कहता है कि दोनों क्या करती हैं, दोनों प्रैक्टिशनर्स को जो है वो डील करती है। प्रैक्टिशनर कहता है जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लाइब्रेरियंस हैं, इस तरह डॉक्टर जो है जो प्रैक्टिस करता है, मरीजों को देखता है, उसको प्रैक्टिशनर कहते हैं। इस तरह वकील जो है केस लड़ता है, उसको प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो हमारा लाइब्रेरियन भी प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस करता है। तो कहता है दोनों में प्रैक्टिस बेस्ड है, दोनों में जो है प्रैक्टिस होती है, दोनों में काम होता है, हाथ से काम होता है। और दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, जो दोनों को लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस दोनों के जो मेंबर्स हैं वे लर्न्ड सोसाइटीज के मेंबर हैं, जैसे हमारी जो है लाइब्रेरी साइंस की और इंफॉर्मेशन साइंस की सोसाइटीज है। बट आर नॉट साइंटिस्ट देमसेल्फ, लेकिन दोनों साइंसदान नहीं होते। ये ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने यहाँ बात की है। बोथ शेयर द सेम प्रॉब्लम्स इन डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी कहते हैं दोनों ही जो है वो एक जैसे ही मुश्किलात का शिकार होते हैं, प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, और वो क्या है, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करना और उनको चलाना। और बोथ आर सर्विस ओरिएंटेड एंड चेंजिंग फास्ट। जी दोनों में सर्विसेज दी जा रही है और दोनों ही चेंजिंग फास्ट है, जल्दी से चेंज हो रहे हैं, तरक्की हो रही है दोनों में। लाइब्रेरी साइंस में भी दिन ब दिन नई नई चीजें आ रही हैं। अब देखें पहले लाइब्रेरी साइंस के चंद सब्जेक्ट्स थे, तो अब मैंने आपसे शेयर किया था कि लाइब्रेरी साइंस के अब 114 से ज्यादा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, और दोनों में ही तेजी से तरक्की भी हो रही है, दोनों डेली बेसिस पे चेंज भी हो रही है। अब इंफॉर्मेशन साइंस को आप देखें कि पहले जस्ट जो है वो हमारे पास आई अपना वेब 1.0, कि उसमें सिर्फ वेबसाइट बनी और उसमें हम सिर्फ पढ़ सकते थे, उसको ना डाउनलोड कर सकते ना उसमें कुछ ऐड कर सकते। फिर वेब 2.0 आई, चीजें जो डाउनलोड होना शुरू हो गई और फिर उसके बाद हम अपलोड भी करना शुरू हो गए। फिर वेब 3.0 आई, फिर उसमें ईमेल और ये सारी चीजें ये दूसरी भी शामिल हो गई। फिर उसके बाद अब वेब 4.0 है, और अब जनाब इसमें जो है अपना सोशल मीडिया आ गया, हमारा जो है अपना इसमें व्हाट्सएप आ गया, इसमें हमारे ईमो आ गया, इसमें हमारे पास जो है अपना ये फेसबुक आ गई, और बाकी सोशल मीडिया के जितने हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे आ गए, और वीडियो कॉल्स होने लग गई, ऑडियो कॉल्स होने लग गई। तो इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू तो ज़्यादा हमारी तरक्की होगी। और अब वेब 5.0 इंट्रोड्यूस होगा तो ये हमारा जो है ये देखें कि ये लैपटॉप भी खत्म हो जाएगा, और फिर हमारा यही जो हमारे पास छोटा सा मोबाइल है यही हमारा कंप्यूटर होगा, और उसके बाद जो है ज़्यादा काम जो है वो उससे रोबोट से लेना शुरू हो जाएगा। और एक साथ आपसे नई बात एक और भी शेयर करूँ कि यहाँ पाकिस्तान में जो है पहली रोबोटिक लाइब्रेरी जो है वो मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर की लाइब्रेरी, उसमें एक पोर्शन रोबोटिक पोर्शन बना रहा है, उसमें रोबोट ही काम करेंगे। वो रोबोट जो है वो वहाँ उन्होंने ऑर्डर दे दिया और वो काम पे लाइब्रेरी पे काम जारी है। मैं पिछले दिनों में आया था तो मुझे वो ले गए, उन्होंने विजिट करवाई लाइब्रेरी, तो वो मैंने लाइब्रेरी विजिट की। ये पाकिस्तान में ये कंसेप्ट पाकिस्तान में भी आ गया। और उसके बाद बच्चे दूसरी बात ये है कि सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है हमारे कि दोनों लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन, इसमें सर्विसेज ही हमने देनी है। जो हम लोगों को मटेरियल देते हैं ये सर्विस ही है, और हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल हैं, हम खुशकिस्मत लोग हैं। कैसे खुशकिस्मत है बच्चे कि हमारे यहाँ जब लोगों ने आना है, पढ़े लिखे लोगों ने आना है, अनपढ़ ने हमारे यहाँ नहीं आना।
जिसको जरूरत होगी किसी मटेरियल की, जिसको इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, जिसको बुक की जरूरत होगी, वही हमारे पास आएगा। रिसर्चर आएगा, पढ़ा लिखा आदमी आएगा। दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है आप ढूंढ के देख लें, उनमें पढ़े लिखों के साथ वास्ता भी पढ़ सकता है, अनपढ़ के साथ भी पढ़ सकता है, मजदूर के साथ भी पढ़ सकता है। लेकिन हमारा वाहिद प्रोफेशन है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसका वास्ता हमेशा पढ़े लिखों से ही होना है, हमारा वास्ता अनपढ़ से नहीं होना। ठीक कह रहा हूं मैं जी? मैंने ठीक कहा? तो ये दोनों जो हमारे जो है ये डोमेन्स, ये सर्विस ओरिएंटेड है, हम सर्विसेज देते हैं, और जो है दोनों जो है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही हैं, डेली बेसिस पे नई नई रिसर्च इनमें हो रही है और नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं जी। उसके बाद सिमिलरिटीज कौन थे? जी सर, बिल्कुल ठीक जी। उसके बाद है बोथ अप्रोचेस प्रोक्योर एंड हैंडल इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई न्यू टेक्नोलॉजी। जी, बोनर्ड ने 1989 में कहा कि दोनों जो अप्रोचेस हैं ये इंफॉर्मेशन को प्रोक्योर करती हैं, हासिल करती हैं। प्रोक्योर कहते हैं हासिल करना, दोनों इंफॉर्मेशन को हासिल करती हैं और फिर उनको हैंडल भी करती हैं, उनको जो है मुनासिब तरीके से जो है उनको मैनेज भी करती हैं, और अप्लाई न्यू टेक्नोलॉजी, और दोनों न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई करती हैं। और उसके बाद फिर जो है जी, होसर ने 1988 में कहा इंफॉर्मेशन साइंस इज ए पार्ट ऑफ एलएस। जी, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन साइंस लाइब्रेरी साइंस का ही पार्ट है, नॉट अ सेपरेट डिसिप्लिन। वो होसर साहब नहीं मानते, वो कहता है सेपरेट डिसिप्लिन है ही नहीं इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस लाइब्रेरी साइंस का ही पार्ट है। इट्स क्लेम टू यूनिकनेस हैज नो एम्पिरिकल फिलोसॉफिकल डेफिनेशनल और सोशियोलॉजिकल एविडेंस। वो कहता है ये जो दावा करते हैं इंफॉर्मेशन साइंस वाले कि हमारा अलग डिसिप्लिन है, वो कहता है इसकी कोई ऐसी जो है वो इसका एविडेंस नहीं है, उनके पास शहादत नहीं है, उनके पास जवाज नहीं है, ना इंपेरिकल जवाज है, ना उनके पास कोई फिलोसफिकल जवाज है, ना कोई डेफिनेशनल जवाज है, ना ही सोशियोलॉजिकल जवाज है, कोई एविडेंस है। वो कहता है कि वो इंफॉर्मेशन साइंस लाइब्रेरी साइंस का ही एक पार्ट है। और उसके बाद फिर जो है स्टोक्स ने 1969 में कहा librarianship always provided services and at present has merely modified them by adding new hardware। जी, ये भी जो है होस्टर के साथ मिलता जुलता इनका जो है नुक्ता नजर है। Hence there is need to add word information to the name of the domain librarianship। जी, वो जो कहता है कि librarianship जो है ये सर्विस मुहैया करता है और मौजूदा दौर में हार्डवेयर को इसने मॉडिफाई करके अपने अंदर ऐड कर लिया। हार्डवेयर से मुराद उसका कंप्यूटर और इससे मुतल्लिका जितने भी हमारे पास जो है वो आलात है वो उसने किया। तो इसलिए वो कहता है 1969 ने उसमें ये बात की। अब तो इंफॉर्मेशन साइंस उसमें हो गया ना लाइब्रेरियनशिप में ऐड, तो कहता है लाइब्रेरियनशिप में इंफॉर्मेशन का लफ्ज भी ऐड होना चाहिए। तो ये इनके मशवरे पे 1969 में उसने बात की है। देखे तो उसने कहा, और फिर उसके बाद इसी बात को एंडोर्स जो है हुसैन ने किया कि ये सही कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन साइंस लाइब्रेरी साइंस का ही हिस्सा है। तो फिर लाइब्रेरियनशिप में इंफॉर्मेशन साइंस का लफ्ज जो है वो ऐड हो गया, तो अब उसका नाम हो गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और इसकी सिमिलरिटीज क्या देखते हैं कि इनमें मुश्तरक क्या चीज है। इंफॉर्मेशन साइंस है बोथ ए प्योर साइंस कंपोनेंट which inquires into the subject without regard to its application, and an applied science component which develops services and products. Librarianship and governmentation applied aspects of information science, hence both are interdependent। जी, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन साइंस जो ये प्योर साइंस है, इंफॉर्मेशन साइंस जाहिर है कंप्यूटर साइंस इससे रिलेटेड है, तो प्योर साइंस कंपोनेंट है। वो कहता है कि लाइब्रेरियनशिप जो है वो अप्लाइड है और इंफॉर्मेशन साइंस भी अप्लाइड है। देखें, पहले है थ्योरी, उसके बाद एप्लीकेशन। तो इंफॉर्मेशन साइंस थ्योरी के बाद उसकी एप्लीकेशन आ गई, जब उसकी एप्लीकेशन आ गई तो फिर जो है वो इंफॉर्मेशन साइंस बन गई। और इस तरह लाइब्रेरियनशिप जो है ये भी थ्योरी के बाद एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, टोटली हमारी एप्लीकेशन है दोनों। तो इसलिए वो कहता है वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इसके एक दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन साइंस लाइब्रेरियन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद लाज ने 1988 में कहा द इंफॉर्मेशन साइंस इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड इंक्लूडिंग लाइब्रेरी साइंस। जी, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, इंटरडिसिप्लिनरी है, लाइब्रेरी साइंस के साथ इसका मेल जोल है, और फिर मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड भी है, दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी इसका वास्ता पड़ता है। मसलन मैथमेटिक्स के साथ पड़ता है, इसका वास्ता साइकोलॉजी के साथ पड़ता है, इसका वास्ता सोशियोलॉजी के साथ पड़ता है, इसका वास्ता ह्यूमन साइंस के साथ पड़ता है, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया। तो इसलिए इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी भी इसको हम कह सकते हैं, और जो है लाइब्रेरी साइंस के साथ इसका ज्यादा वास्ता है। और फिर द गोल ऑफ बोथ इज द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स।
तो दोनों का बुनियादी मकसद क्या है कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, कि बनी नौई इंसान के जो मसाइल हैं उनको हल करना, दोनों का मकसद ये है। और मसाइल किससे हल होता है? मसाइल इंफॉर्मेशन से हल होता है, मसाइल बुक से हल होता है, मसाइल डाटा से हल होता है। तो वो जो बुक पढ़ेंगे लोग जो है वो अपना डाटा देखेंगे, लोग इंफॉर्मेशन लेंगे तो मसाइल हल होंगे। मसलन अगर किसको सर दर्द है तो बुक के अंदर लिखा होगा सर दर्द की वजूहात क्या है। हिकमत की बुक में हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एलोपैथिक की बुक में एलोपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, होम्योपैथिक की बुक में होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि सर दर्द की वजूहात क्या है। और जब बंदा पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा ये वजह हो सकती है सर दर्द की, तो प्रॉब्लम जो है वो हल होता है। इस तरह the emphasis of information science on accessibility and usability is the major objective of librarianship। जी, अब वो कहता है इंफॉर्मेशन साइंस के जो है मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जोर देता है एक्सेसिबिलिटी पे, रसाई पे और यूजेबिलिटी पे, इस्तेमाल पे। वो कहता है यही लाइब्रेरियनशिप के भी यही दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अपना मतलब जो रिसोर्स है उन तक रसाई और फिर उनको यूज करना। इंफॉर्मेशन साइंस का भी यही ऑब्जेक्टिव है और लाइब्रेरी साइंस का भी यही ऑब्जेक्टिव है। तो इस लिहाज से दोनों एक ही, इनमें ये कदर मुश्तरक है, एक ही चीज है। और उसके बाद फिर जी सिमिलरिटीज में नेक्स्ट आ गया जी, इंफॉर्मेशन साइंस समटाइम्स द डिसइंस्टीट्यूशनलाइज्ड लाइब्रेरी साइंस। जी, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन साइंस बादों का डिसइंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। डिसइंस्टीट्यूशनलाइज्ड से मुराद क्या है कि लाइब्रेरी के लिए तो एक जगह का होना जरूरी है, लाइब्रेरी के लिए प्रॉपर बिल्डिंग होना जरूरी है, लाइब्रेरी का प्रॉपर एक एड्रेस होगा, लाइब्रेरी के अंदर प्रॉपर जो है फर्नीचर होगा, लाइब्रेरी के अंदर प्रॉपर बाकी चीजें होंगी। लेकिन इंफॉर्मेशन साइंस वो कर रहा है उसके लिए जरूरत नहीं है। आप जो मौजूदा दौर है तो उसमें आप किसी भी जगह कोई एक कंप्यूटर रख के आप जो है अपना काम चला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी चला सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स, वेयर द एंटायर वर्ल्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड द लाइब्रेरियन or information scientist is the agent या facilitator who acquires, organizes and disseminates that information। अब वो कहता है कि अब जो इंफॉर्मेशन साइंस के आने से अब जो लाइब्रेरियन है उसका काम क्या है, वो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है, वो एजेंट है या फैसिलिटेटर है, जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और डिस्ट्रीमिनेट करता है, अपने जो है वो सर्वर के ऊपर वो रखता है और लोग उससे इस्तेफादा करते हैं। और उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन साइंस हैज इट्स रूट्स इन लाइब्रेरी साइंस। तो इंफॉर्मेशन साइंस की जड़ें हैं जो लाइब्रेरी साइंस में है। और उसके बाद ट्रेडिशनल लाइब्रेरियनशिप मैनुअल सिस्टम इज लाइब्रेरी साइंस, व्हाइल मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप आईसीटीज बेस्ड एटसेट्रा इज इंफॉर्मेशन साइंस। जी पोस्ट डिक ने 1984 में उसने बात ही खत्म कर दी। वो कहता है जो मैनुअल जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरियनशिप है, मैनुअल सिस्टम है, जो हम मैनुअल अपना काम करते हैं रजिस्टरों पे, और बाकी फिजिकल बुक्स है हमारे पास जो है वो अपना क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग फिजिकली हम करते हैं। और उसके बाद जो है रीड रूम है, लोग आते हैं, हम उनको बुक्स मुहैया करते हैं, मेंबर बनाते हैं, ये लाइब्रेरियनशिप है। और कहता है कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेस करके, जो कंप्यूटर को और इंटरनेट को बेस करके हम जो है करते हैं, वो इंफॉर्मेशन साइंस है। तो वो कहता है एलएस लाइब्रेरी साइंस इज द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एक्सेप्ट द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। वो कहता है कि लाइब्रेरियनशिप जो साइंस जो है ये बेसिकली फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन साइंस की। इंफॉर्मेशन साइंस की बुनियाद लाइब्रेरी साइंस ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें कंप्यूटर शामिल हो गया, बस कंप्यूटर का इजाफा हो गया, डेवलपमेंट हो गई। और उसके बाद लास्ट जो है वो लिखता है इंफॉर्मेशन साइंस एंड लाइब्रेरी साइंस आर द सेम डिसिप्लिन्स, कि इंफॉर्मेशन साइंस और लाइब्रेरी साइंस जो है वो सेम डिसिप्लिन है, एक जैसे ही दोनों डिसिप्लिन है जी। और सिमिलरिटीज चल रही है चाहे जी, सेम डिसिप्लिन। नेक्स्ट, librarianship is perceived as a process of fulfilling needs and extending the study beyond the physical book, its storage and its preservation। जी, librarianship वो कहता है क्या है, is perceived as the process of fulfilling needs। जी, प्रोसेस क्या है, librarianship लोगों की जरूरियात पूरी करने का प्रोसेस है, and extending the study beyond the physical book, और स्टडी को फिजिकल बुक से आगे जो है उसको एक्सटेंड करता है, और उसको स्टोर करना और उसको प्रिजर्व करना, महफूज करना। broadly defined the concept of information is the same in LIS। वो कहता है इंफॉर्मेशन साइंस का भी ब्रॉडली अगर डिफाइन करें तो यही कंसेप्ट उसका भी है कि इंफॉर्मेशन को जो है लोगों की जरूरियात को पूरा करना है, और फिजिकल बुक से बाला हो गया, फिजिकल बुक जो है अगर नहीं अवेलेबल तो फिर इलेक्ट्रॉनिक बुक या बुक से अलावा भी इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया करना। और इंफॉर्मेशन साइंस का भी कहता है यही ही मेन ऑब्जेक्टिव है।
और information science is not only a branch of librarianship in its study of IT, but also an emerging theoretical foundation of all information agencies in a new discipline of LIS. जी, वो कहता है सिर्फ ब्रांच नहीं है बल्कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिसिप्लिन का एक पार्ट है, नया हिस्सा है उसके अंदर जो इंडक्ट हुआ है। ये स्टीग ने 1992 में की। और उसके बाद है बोरको ने 1984 में कहा concepts of information science are integrated with those of library science। जी, वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन साइंस के कॉन्सेप्ट जो है वो लाइब्रेरी साइंस में इंटीग्रेट हुए, उसमें शामिल हो गए, उसका हिस्सा बन गए। और फिर मैथ्यूज ने 1981 में कहा कि लाइब्रेरीशिप ब्रिजेस द गैप बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। जी, लाइब्रेरीशिप जो है ये गैप ब्रिज करता है, गैप को दूर करता है इंफॉर्मेशन और उसके एप्लीकेशंस पे, कि लोगों को जरूरत है इंफॉर्मेशन है और उसकी एप्लीकेशन है। इंफॉर्मेशन की तभी फायदा होगा जब उसकी एप्लीकेशन सही होगी, लोगों को सही मुहैया होंगी। तो कहता है वो जो दरमियान में गैप होता है कि इंफॉर्मेशन मौजूद है और इंफॉर्मेशन चाहिए भी लोगों को, मुहैया भी करनी है, और वो इंफॉर्मेशन मुहैया कैसे करनी है, कैसे लोगों की जो है रसाई उस तक बनानी है, कैसे लोगों की इल्मी प्यास बुझानी है, वो लाइब्रेरीशिप पूरी करता है। और उसके बाद जो है the social role of information science was formulated by its relations to librarianship and other fields। जी, सरकार सिवेक ने कहा कि इंफॉर्मेशन साइंस के जो है वो रोल जो है वो लाइब्रेरीशिप ने ही वो डिफाइन किया। और उसके बाद है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोवाइड्स एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टू लाइब्रेरीशिप। जी, जैक्सन ने 1985 में कहा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यही है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहने के LIS जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, ICT को लाइब्रेरीशिप में ये शामिल करने का एक नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, LIS। जी, उसके बाद जी यहाँ तक थे इसे सिमिलरिटीज, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हम रहते हैं और उसके बाद जो है वो डिफरेंसेस हम कल देखेंगे। जी, यहाँ तक कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी, सिमिलरिटीज तक। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन? बड़ी डिटेल से जो है इसकी सिमिलरिटीज हमने डिस्कस की कि इनमें कौन कौन सी चीजें सिमिलर है। जी बेटे, ओके सर, बिल्कुल ठीक कहा। जी ओके सर, नकीबुल्ला यस, अनीता जावेद ने कहा यस। जी, तो कल इसका दूसरा पार्ट जो इसकी डिफरेंसेस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब टाइम थोड़ा है, पूरे नहीं हो सकेंगे। ओके है सर। डू वी हैव टू राइट ईयर्स विद द डेफिनेशंस आल्सो? बेटे अगर ईयर्स लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे कोई ऐसी बात नहीं, बात पूरी हो जाएगी। मकसद कंसेप्ट बताना है। जी ओके। जी बेटे, मीन्स सर मोबाइल को कम इंफॉर्मेशन साइंस का दर्जा दे सकते हैं? नहीं, मोबाइल को हम इंफॉर्मेशन साइंस का दर्जा नहीं दे सकते बच्चे। इंफॉर्मेशन साइंस एक इल्म है, इंफॉर्मेशन साइंस इज नॉलेज, एक इल्म है, और वो इल्म जो है इसका इस्तेमाल का तरीका बताता है कि मोबाइल को और कंप्यूटर को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने यूज करके लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे देनी है। इंफॉर्मेशन साइंस एक इल्म का नाम है। मोबाइल को तो हम इंफॉर्मेशन साइंस नहीं कहते, मोबाइल तो एक हार्डवेयर है। इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एक टूल है जो इंफॉर्मेशन साइंस वाले इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, वो तो डिवाइस है। जी बिल्कुल डिवाइस है, तलब यानी मोबाइल है, बिल्कुल। मीन सर सोर्स है। जी सोर्स, हाँ सोर्स भी कह सकते हैं आप इसको, एक डिवाइस है, बिल्कुल। जी और बेटे कोई क्वेश्चन? वेल डन, बड़ी अच्छी डिस्कशन आप लोग करते हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं। मैं तो बड़ी आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि बाद बात मेरे लिए वो आसान अल्फाज ढूंढना मुश्किल हो जाता है इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। जी जी सर, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन सिमिलरिटीज आएगा या डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस? बेटे ये मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसा आएगा, मैंने आपको हर एंगल से बताने की कोशिश की है कि ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। मैं सादा सा भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं आपको क्लियर करने की कोशिश की। सर फ्रॉम वी गेट पास्ट पेपर्स आते हैं, यू बुक्स, पास्ट पेपर बेटे उनकी वेबसाइट पे पड़े होंगे। जी सर, बट टेक्निकल कुछ डिफिकल्ट है। जी टेक्निकल टर्म्स इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट है नहीं बेटे, मैंने तो आसान ज़बान में बताया आपको। जी लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस है, और कोई टेक्निकल इसमें है ही नहीं। आई विश कि आप हमारी सब वर्कशॉप्स लें, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सब। जी मेरे मान लेने का आगे अब सारी नहीं बेटे, सारी वर्कशॉप मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो बाकी भी टीचर सारे काबिल हैं इंशाल्लाह, बहुत काबिल है सारे टीचर। सर जी पेपर नेक्स्ट 15 को हूँ और फिजिकल होंगे या ऑनलाइन?
पेपरों के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वो डिपार्टमेंट आपको बताएगा। जी ओके सर जी, चलें। और बच्चे कोई और क्वेश्चन आपका? सर कुछ लोगों को लगने की आदत होती है। सद्दाम क्या लिखा? कुछ लोगों को मक्खन लगाने की आदत होती है। नहीं बेटे, मक्खन ऐसा मुझे कोई नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं बात। आप भी कोशिश न कीजिएगा। आप इसीलिए ऐसी बातें लिखते हैं कि जो सबको किसी ना किसी को तकलीफ दे दे। सद्दाम साहब ऐसी बात नहीं बेटे, यहाँ मक्खन वक्खन की कोई बात नहीं है, ना को मुझे लगा सकता मक्खन। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन नहीं पसंद तो आप यहाँ लिखें, बताएं कि हमें नहीं समझ आई, मैं आपको समझा दूंगा, ऐसा नहीं इशू। सद्दाम हुसैन आपको समझ आई ये चीजें? जी सर, तो फिर इसमें मक्खन वाली कौन सी बात है? सर एक वर्कशॉप मिस होने से क्या रिजल्ट पर कोई इफेक्ट होगा? जी आपको दोबारा वर्कशॉप करनी पड़ेगी, जब तक वर्कशॉप कंप्लीट नहीं होगी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर जी काइंडली 5500 टू 5504 तक के लिए कुछ अच्छी हेल्पिंग बुक्स का बता दें। नहीं बेटे, इसमें कोई मेरे ज़हन में इस वक्त कोई ऐसी हेल्पिंग बुक्स नहीं है जो आपको बता सकूं। जी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ओके सर। ये लाइब्रेरी साइंस में टेक्नोलॉजी अटैच है इसलिए साइंस जोड़ा है। जी बिल्कुल सर। दोबारा वर्कशॉप का क्या तरीका है? ये बेटे आप डिपार्टमेंट से पूछें, रिपीट कैसे करनी होगी आप डिपार्टमेंट से पूछें बेटे। सर हम क्या यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लाइब्रेरी से हेल्प ले सकते हैं? क्या मतलब फरहान, मैं समझा नहीं। हेल्प को कहीं से भी ली जा सकती है, हेल्प तो कहीं से भी ली जा सकती है। हेल्प का क्या, आप अपनी तालीम के लिए किससे भी हेल्प ले सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन आपका? सर 6 डेज में से इन्हीं डे मिस हो जाए फिर भी अगेन करनी पड़ेगी? ये बेटे मुझे नहीं पता, ये आपको नज़ीर आपको डिपार्टमेंट बताएगा। 1 डे ये डिपार्टमेंट बताएगा, मैं कुछ नहीं इस बारे में बता सकता, मेरे पास कोई इल्म नहीं। मेरे पास बेटे ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड को क्वेश्चन आप करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको डिपार्टमेंट बताएगा, ये कोई बच्चा ना करे, हमें उसका पता भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं पता होता। जी जी बच्चों। सर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनी होती है लेकिन मेरे पास ओपन नहीं होती। अरीबा इकबाल आप मैंने बताया ना, आप दोबारा इंस्टॉल करें। आप कंप्यूटर से कर रहे हैं या अपने इससे लैपटॉप से हैं या मोबाइल से हैं? अरीबा इकबाल आप मोबाइल से करते हैं या लैपटॉप से करते हैं? जी धनी हो गई, आपको असली वर्कशॉप मिस नहीं होनी चाहिए। जी मोबाइल से नहीं बेटे, मोबाइल से ये प्रॉब्लम होगा, आप लैपटॉप से करें, मोबाइल में तो ये इशू आ सकता है। सर जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका पेपर पैटर्न क्या है? ये कोई पता नहीं मुझे पेपर पैटर्न का बचे। हमारा काम सिर्फ आपको यहाँ प्रेजेंटेशन देना है बस। सर एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो बता दें कैसे अटेम्प्ट, मींस किस तरतीब से आंसर स्टार्ट करें। बेटे वो तो जब क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त पता होगा ना, वो क्वेश्चन जिस अंदाज से उसी अंदाज से आप जवाब देंगे। पीडीएफ इंस्टॉल करना अरीबा। अरीबा बेटे आप मोबाइल से, ये इशू आता है मोबाइल से बाज़ औक़ात नहीं भी खुलती, कोई पुराना भी आपके पास हो सकता है। आप जो है इसको लैपटॉप पे खोलें, लैपटॉप पे खुल जाएंगी। लैपटॉप इस्तेमाल करें ना, आप लोग मोबाइल इस्तेमाल ना करें, मोबाइल तो इमरजेंसी में होता है। आप इन प्रेजेंटेशन के लिए आप कोशिश करें कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करें, कंप्यूटर इस्तेमाल करें या लैपटॉप करें।
जब कोई बंदा थोड़ा सा बीमार होता है तो बड़े हकीम और डॉक्टर पैदा हो जाते हैं। इस तरह रिबा का एक मसला आया तो हर बंदा अपना अपना मशवरा दे रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल खत्म हो जाए। तो बेहतर है कि आप जो है कंप्यूटर इस्तेमाल करें, कंप्यूटर ले लें। सर क्वेश्चन की लेंथ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? बच्चे अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो इससे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें मेरे साथ आप। ये जनरल क्वेश्चन है, ये आप अपने ट्यूटर से पूछें या अपने डिपार्टमेंट से। मेरे साथ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन करें। जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है इसके कंसेप्ट को क्लियर नहीं होते, क्लियर करवाएं। इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करें आप। साइंस होते हुए एमएलएस को एमएससी की डिग्री का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? कुछ यूनिवर्सिटीज में एमएससी का दर्जा दिया जाता है और कुछ में नहीं दिया जाता। ये जिस जो है वो फैकल्टी के अंदर होती है उसका दर्जा दिया जाता है। जी ओके सर। आप थोड़े एमएससी या एमए हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मास्टर डिग्री है, एमए भी मास्टर डिग्री है, एमएससी भी मास्टर डिग्री है। आप साइकोलॉजिकली क्यों आप जो है परेशान होते हैं? कुछ भी हो, आप बस मास्टर करें। और आप उनसे ज्यादा आगे हैं एमएससी वालों से। लैपटॉप है लेकिन मैं मोबाइल से जब भी फ्री होती मोबाइल से रीड कर लेती हूँ। रिबा ये नहीं बेटे, ये तरीका नहीं होता। लैपटॉप है तो लैपटॉप यूज करें, मोबाइल में तो एडिशनल आप रखें लेकिन लैपटॉप यूज करें ज्यादा। सर आपने एलएस वर्जन में सिमिलरिटीज तो बता दी पर डिफरेंसेस आ जाते तो फिर कैसे अटेम्प्ट करते? जी बेटे डिफरेंसेस मैं कल बताऊंगा ना। डिफरेंसेस मैंने खुद छोड़े हैं, मैंने आपको बताया तो है सद्दाम हुसैन के डिफरेंसेस नेक्स्ट उसमें छोड़ेंगे। टाइम कम था, वो पूरी नहीं होनी थी, इसलिए डिफरेंसेस कल बताएंगे नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन में। जी आप या तो बात गौर से सुनते नहीं, कहीं और अपनी जो है चैटिंग पे लगे होते हैं, आप बात सुनते नहीं, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। सर कल एक टीचर ने प्रेजेंटेशन अपलोड की थी, वो डाउनलोड की थी, वो ओपन हो रही है, सिर्फ ये वाली नहीं हो रही। बेटे इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, ये हार्डवेयर का आपका इशू है, आप जाने आपका हार्डवेयर जाने। मैंने आपको इतनी बार बता दिया, एक ही क्वेश्चन बार बार करते चलने को टाइम आपका भी वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा। सर जी हैंडिंग्स ऑफ पेपर रिजल्ट पे कितना इम्पैक्ट होता है? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। हैंडिंग्स क्या होती हैं? हेडिंग्स होती हैं। ये हेडिंग्स अच्छी होंगी तो पेपर पे इफेक्ट तो उसका होता है, और आमतौर पे पहले हेडिंग ही देखता है जो एग्जामिनर। HEADING होता है हेडिंग। आप अब माशाल्लाह मास्टर में हैं तो आप BA तो करके आए हैं ना, तो अपने स्पेलिंग भी आप सही रखें। जी हेडिंग्स का बहुत असर होता है। नेक्स्ट जी। जी कोई क्वेश्चन? सद्दाम हुसैन बेटे आपके लिए यह है कि आप हाजिर रहा करें। ये मैंने जो है डिफरेंसेस मैंने बताया था कि डिफरेंसेस कल पढ़ेंगे, एक बार नहीं 4 बार बताया, आप पता नहीं कहाँ थे गुम। चले खुद ही पकड़े जाते हैं कि इसमें हाजिर नहीं होते आप लोग। कि सर क्या हम सिमिलरिटीज में कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का टाइम लिमिट होता है मगर इंफॉर्मेशन साइंस के लिए टाइम लिमिट नहीं होता? हाँ जी, बुक के लिए जो बुक इशू करते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस की बुक तो किसी वक्त भी वो अगर आप उसको जो कॉपी दे देते हैं तो पढ़ी जा सकती है, या वेबसाइट पे जाके पढ़ी जा सकती है। सही बात है आपकी, लेकिन हार्ड बुक का टाइम लिमिट होता है कि 14 दिन में वापस करनी होती है। सर हमारे पेपर चेक कौन करेगा? मुझे नहीं बेटे बता कौन करेगा, मैंने बताया कि मुझे इससे किस्म के क्वेश्चन आप ना करें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सर जी मेरे बाहर डोर ओपन करने गया था। चले कोई बात नहीं, क्लियर है सब ओके। जब आप प्रेजेंटेशन में बैठे हैं तो सब एक्टिविटी छोड़ दें, डोर ओपन करने के लिए किसी और की ड्यूटी लगा दें, या डोर पहले ही ओपन कर दिया करें। अगर आप फुल प्रेजेंटेशन के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे तो हर चीज समझ आ जाएगी। अब एक चीज जब आप बाहर गए फर्ज करें या किसी काम से चले गए तो वो चीज मैंने बाद में बताई है, तो वो चीज आपको तो समझ नहीं आएगी, और चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। फिर जब नई चीज आएगी पीछे आपको क्लियर नहीं होगी, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आएंगे सर ये समझ नहीं आई है तो रिपीट कर दें। तो इसलिए कोशिश करें कि फुल टाइम आप प्रेजेंटेशन करते रहें, किसी भी टीचर की प्रेजेंटेशन हो।
सर आपकी आवाज डबल आ रही है। जी सर क्लियर है सब। चलें आप तो टाइम भी खत्म होने वाला है सर। बिल्कुल सर, कुछ चीजें आपने समझाई और कुछ आज इंशाल्लाह जल्द सब क्लियर हो जाएगा सर। चलें ओके जी। तो बेटे आपको क्लियर हुआ, हर चीज क्लियर हुई। सद्दाम हुसैन आप कहाँ से हैं, किस जगह रहते हैं? लाहौर। बस 2 मिनट जी बच्चों। कोई और बेटे, कोई क्वेश्चन? हाँ जी ओके, क्लियर है हर चीज। बस 1 मिनट रह रहा है, जल्दी जल्दी बता। जी सर जी क्लियर है। तलत हुसैन गुड। ताहिर अर्शीद जी सर जी। और ताहिर अर्शद। सद्दाम हुसैन 11 मिनट है सर। नहीं 11 मिनट नहीं है, पौने पे खत्म हो जाना हमारा। गरीब भाई इकबाल यस सर थैंक यू। वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, अगर किसी की प्रेजेंटेशन रह रही हो तो उसके लिए देते हैं। हमारे टाइम पे शुरू हुई है, टाइम पे ही हम खत्म करेंगे। क्लियर है सर थैंक यू जज़ाकल्लाह सर जी। मुकद्दस बारी ओके जी। और रियाजुल हक आप भी अपने उसका इंतजाम करें भाई, ये मेरे लिए रोज प्रॉब्लम पैदा कर रहा है आपका मोबाइल। कल से ये मसला नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल चेंज करें या आप लैपटॉप या कंप्यूटर से लें क्लास। क्लियर है सर। क्लियर है। रियाजुल हक सुन लिया ना आपने? नाइस मीटिंग सर थैंक्स जी। ओके जी इंशाल्लाह रियाजुल हक। हाल क्लियर होगा। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, जज़ाकल्लाह सर थैंक्स जी। अनीता जावेद बहुत शुक्रिया जी। क्लियर। नाइमा बुखारी थैंक्स सर। थैंक्स सर। फातिमा निसार जी ओके। तलत हुसैन थैंक्स सर। फातिमा निसार थैंक्स। तलत हुसैन लिख रहे हैं। चलें जी टाइम खत्म हो गया सर जी। क्वेश्चन के आंसर के लिए थैंक्स। चलो नहीं बेटे, क्वेश्चन के आंसर देना मेरा फर्ज बनता है। बहुत शुक्रिया। चलें आप लोग खुश रहें। कल परसों इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल तो क्लास नहीं होगी, परसों इसी टाइम पे मिलेंगे। तो आपने ये सारी चीजें तैयार करके आनी है। मैंने आपका पहले टेस्ट लेना, उसके बाद मैंने पढ़ाना है। ओके नकीबुल्ला आप अपना इंतजाम करें यार, मुझे ये आउट भी नहीं करने दे रहा, मीटिंग एंड भी नहीं करने दे रहा, वो फिर आ जाता है।